तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एंड आज हम लोग शुरू करेंगे एक चैप्टर। सॉरी, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। आज हम शुरू नहीं करेंगे, आज हम लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर रेशियोज एंड प्रपोर्शन। हमने लास्ट क्लास में रेशियोज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। हमारा रेशियोज़ कंप्लीट हो गया था, हमारा प्रपोर्शंस कंप्लीट हो गया था, कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए थे, और हमने लास्ट क्लास के अंदर रेशियोज़ के क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो आज हमारा टारगेट है कि भाई प्रपोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्लस जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के, ये सभी चीज़ें आज हम कर लें। तो आज हमारा टारगेट रहेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। तो आइए जी शुरू करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 36। देखिए भाई, बहुत इजी है चैप्टर, बहुत इजी है। अगर मैं आपको जल्दी से याद दिलाऊं, अगर ए बी सी और डी ये प्रपोर्शन में है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। प्रपोर्शन क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज़। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज़ इज कॉल्ड प्रपोर्शन। तो अगर दो रेशियोज़ इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं दे आर इन प्रपोर्शन। तो दिस कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी, या फिर ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर तीन नंबर्स ए बी और सी प्रपोर्शन में है तो हम लिखते हैं ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, यानी कि ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। अगर अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी इज इक्वल टू आ जाता है बी स्क्वायर, या फिर बी इज इक्वल टू आ जाता है रूट ऑफ ए सी। यानी कि बीच वाला नंबर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी ए सी का स्क्वायर रूट। ठीक है ना? ये आपको एक छोटी छोटी बात है जो पता होनी चाहिए। आइए जी आगे बढ़े। हमारे पास आज जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 18 इज, यानी तीन नंबर्स होंगे, तीनों नंबर्स प्रपोर्शन में होंगे। हमें पता लगाना है कि जो आखिरी नंबर है प्रपोर्शन में, थर्ड प्रोपोर्शनल, वो क्या है? व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल? तीन नंबर्स होंगे, पहले दो गिवन है और तीसरा हमें बताना है। अगर ये तीनों प्रपोर्शन में है तो हमें क्या पता है कि 18 का जो स्क्वायर है वो 12x के बराबर होगा। ठीक है ना? 18 का स्क्वायर होता कितना है? 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 12x के बराबर है, तो x कितना आ गया? 324 डिवाइडेड बाई 12। 324 डिवाइडेड बाई 12 होता है 27। तो थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 18 इज 27। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान। ठीक है, अगला देखिए भाई। अगला क्या लिखा है? इफ 30 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, इफ 50 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 एंड x, 8 है, x है और 50 इनका थर्ड प्रोपोर्शनल है, यानी दीज थ्री नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। इफ 50 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 एंड x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। हमें क्या पता है? अगर तीन नंबर प्रोपोर्शन में है तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों एक्सट्रीम नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 50, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 400। तो x कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच इज़ 20। स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच इज़ 20। x कितना हो जाएगा? 400 टू दी पावर 1/2। अगर 2 इधर है, इधर जाकर के 1/2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच इज़ 20। आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना? कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे देखिए, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4 6 8 इज। हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी कि चार नंबर्स हैं और वो प्रोपोर्शन में है, यानी सिंपल सी बात है 4:6 इज इक्वल टू 8:x है, तभी प्रोपोर्शन में होंगे। यानी कि 4:6 इज इक्वल टू 8:x। हमें क्या पता है? प्रोपोर्शन की हमें एक प्रॉपर्टी पता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 4 इंटू एक्स हो गया 4x और 8 इंटू 6 हो गया 48। तो x कितना आ जाएगा? 48/4 विच इज 12। लो जी आंसर आ गया। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4 6 8 इज 12। अगला देखिए, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a a क्यूब c इज, यानी कि तीन नंबर है, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको बताना है। लेट से वो x है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2ax इज इक्वल टू a क्यूब c हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा? a क्यूब c अपॉन
2a, एक a से एक a कट गया तो क्या बचा a स्क्वायर c अपॉन 2, a स्क्वायर c अपॉन 2, a स्क्वायर c अपॉन 2 क्या है, डी ऑप्शन है, आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे एक जैसे ही हैं, अगर आपको दिख रहा हो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो 40th क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए मुश्किल दे रखा है, वरना क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या बोल रहे हैं, द नंबर्स 14, 16, 35 एंड 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन। ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रपोर्शन में नहीं है। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन इज, मैं फोर्थ टर्म ऐसा क्या लिखूँ 42 की जगह कि ये प्रपोर्शन में हो जाए। तो लेट से ये x है, तो 14 इज टू 16 इज इक्वल टू 35 इज टू x हो जाएगा। 42 की जगह हम x ले लेते हैं, क्योंकि 42 की हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 42 की जगह क्या लिखा जाए कि ये प्रपोर्शन में हो जाए, तो वो x ले लो और x की वैल्यू निकाल लो। तो देखो कितना ईजी है, x क्या आ जाएगा, 14x इज इक्वल टू 35 इंटू 16, तो x कितना आ गया 35 इंटू 16 अपॉन 14, ये आ गया 7, ये आ गया 8, 7 1 सा 7 5 सा, ये आ गया टोटल 40। ठीक है, आंसर आ गया 40। फोर्थ नंबर फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन इज 40, इजी। अगला, द रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शनल to 14 and 30, the ratio of third proportional to 12 and 30, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 and 30 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 and 25 इज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर है, वो नंबर क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 and 30, एक और नंबर है जो कि मीन प्रोपोर्शनल है ऑफ 9 and 25। इन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या है, इन दोनों नंबर्स का, ये जो येलो वाली जगह है यहाँ पे नंबर्स आएंगे, इन नंबर्स का रेशियो क्या है, वही पूछ रहे थे। को दोबारा पढ़ो, द रेशियो किसका, ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 and 30 एंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 25 इज। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को। हमें बेसिकली क्या करना है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है और उन दोनों का रेशियो बताना है क्या है। तो भाई हमें क्या पता है, हमें पता है कि 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको x ले लेते हैं 12x, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 इज इक्वल टू 12x, तो x कितना हो गया 900 अपॉन 12, तो भाई 900 डिवाइड बाई 12 होता है 75, तो ये वाले x की जगह तो आ जाएगा 75। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसको ले लेते हैं y, हमें क्या पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 25 हो गया, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया 25 इंटू 9 विच इज़ 225, और y कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225 विच इज़ 15, तो ये नंबर आ गया 15। अब 75 इस टू 15 ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है, बट हमें रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में और हमेशा लीस्ट फॉर्म में लिखना होता है, ये लीस्ट नहीं है, इसका लीस्ट क्या होगा 5:1, 15 1 सा 15 5 सा, तो 5:1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखो इजी है, बट जब पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता कि पूछ क्या रहा है भाई, एक बार समझ आ जाए फिर तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया ये भी। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर इज, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस। देखो मीन प्रोपोर्शनल वर्ड कब यूज़ होता है, जब 3 नंबर प्रोपोर्शन में हो, तो बीच वाले नंबर को क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, और इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा गया, लेट से ये ए है, तो हमें क्या पता है कि ए का जो स्क्वायर है वो 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर के बराबर होगा। 27 इंटू 12 कितना होता है, 27 इंटू 12 होता है 324 x स्क्वायर y स्क्वायर। 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है 18, यानी कि 18 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये क्या हो गया a स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो a क्या आ गया 18xy, 18xy, लो जी आंसर आ गया 18xy। ठीक है ना, इजी। तो क्वेश्चंस देखो इजी हैं। इफ़ b बी द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c, देन अगर b जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है a और c के बीच में, तो हमें क्या पता है कि बी स्क्वायर ए सी के बराबर होगा, या फिर बी जो होगा वो रूट ऑफ ए सी के बराबर होगा। हम बोल सकते हैं या तो बी स्क्वायर ए सी के बराबर होगा, या फिर बी किसके बराबर होगा, रूट ऑफ ए सी के बराबर होगा। हमें पता है, चलो ऑप्शन ढूंढते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, पहला ऑप्शन दिख गया।
p इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू गलत, b इज इक्वल टू ए प्लस सी गलत, b इज इक्वल टू ए माइनस सी अपॉन टू गलत, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। क्या बोल रहे हैं, बी द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी, एक ए है एक सी है और बी इनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल है, तो बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है। तो हमें क्या पता है कि अगर बी मीन प्रोपोर्शनल है तो बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, या फिर बी इंटू बी क्या होगा, ए सी होगा, और वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अगेन एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर ईजी है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, इस चैप्टर से जनरली ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ईजी होते हैं, आधे से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ़ 4x एंड 9 आर इन प्रपोर्शन देन x इज इक्वल टू, अगर 4x और 9 प्रपोर्शन में है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 से 36 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला, द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रपोर्शनल टू, द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रपोर्शनल टू 4 and 6 एंड द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 9 and 25 इज। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, हमें बताना है कि इन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। ये दो नंबर्स कौन से हैं, ये वाला नंबर है थर्ड प्रपोर्शनल टू 4 and 6, और ये नीचे वाला नंबर क्या है, मीन प्रपोर्शनल ऑफ 9 and 25। तो इसको ले लो x और इसको ले लो y, और आपको क्या निकालना है, x इज टू y निकालना है। तो हमें क्या पता है, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा, 36 इज इक्वल टू 4x होगा, तो x कितना आ जाएगा, 36 अपॉन 4 विच इज़ 9, 9 इज 2। हमें पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 9 होगा, तो y कितना हो गया, 15, क्योंकि y स्क्वायर हो गया 225, 25 इंटू 9 225, तो y कितना हो गया, 15, y कितना हो गया, 15, ठीक है ना, y कितना हो गया, 15। तो 9:15 का रेशियो क्या आ गया, 3:5, ठीक है ना, 3:5 हमारा आंसर आ गया। अगेन इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ, 46, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। देखो भाई, द नंबर्स 2.4, 3.2, 1.5 एंड 2 आर इन प्रपोर्शन, यानी कि 2.4 इज टू 3.2, 3.2 इज इक्वल टू 1.5 इज टू 2। ये क्वेश्चन कह रहा है आर इन प्रपोर्शन एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 4.8, और प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो 4.8 है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इतना बच्चों वाला क्वेश्चन क्यों पूछा हमसे, क्यों? अगर बच्चों को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है तो उनके लिए तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट जिनको पता ही नहीं कि भाई प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बोलते किसको है, वो तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखो 2.4 और 2 ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम नंबर्स है, इनका प्रोडक्ट पूछा गया है, तो 2.4 इंटू 2 कितना होता है, 4.8 होता है, आंसर आ गया 4.8। और 3.2 इंटू 1.5 भी क्या होता है, 4.8 ही होता है, ठीक है ना। 3.2 इंटू 1.5 भी क्या होता है, 4.8 ही होता है, ठीक है ना। तो आंसर आ गया इजी। अगला देखो, इफ 4 नंबर्स 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/x आर इन प्रपोर्शन देन x इज। क्या बोल रहा है कि भाई एक नंबर है 1/2, एक नंबर है 1/3, एक नंबर है 1/5 और एक नंबर है 1/x, ये प्रपोर्शन में है और x की वैल्यू पूछिए। अगर ये प्रपोर्शन में है तो 1/2 इज टू 1/3 इज इक्वल टू 1/5 इज टू 1/x होगा। अगर ये 4 नंबर प्रपोर्शन में तो ऐसा होना चाहिए भाई। हमें क्या पता है कि अगर 2 रेशियोज इक्वल हैं, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। हमें क्या पता है कि प्रपोर्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 1/2x इज इक्वल टू 1/15 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 15/2, आंसर आ गया सी ऑप्शन। अगेन एन इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। आइए जी आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है फाइंड 2 नंबर्स सच दैट मीन प्रपोर्शनल बिटवीन देम इज 18 एंड थर्ड प्रपोर्शनल बिटवीन देम इज 144। ये क्वेश्चन डिफरेंट है औरों से। क्या बोल रहे हैं कि 2 नंबर फाइंड आउट करो, 2 नंबर फाइंड आउट करो x और y जिनका मीन प्रपोर्शनल 18 हो, ऐसे 2 नंबर्स जिनका मीन प्रपोर्शनल 18 हो एंड थर्ड प्रपोर्शनल, और इन 2 नंबर्स का थर्ड प्रपोर्शनल 144 हो।
फाइंड टू नंबर सच दैट मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 144। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 हो और उन्हीं दो नंबर्स का थर्ड प्रोपोर्शनल 144 हो। तो मीन प्रोपोर्शनल अगर 18 है और वो दो नंबर x एंड y है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे, x इज टू 18 इज इक्वल टू 18 इज टू y, यानी x अपॉन 18 इज इक्वल टू 18 अपॉन y, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर विच इज़ 324। ये हो गई पहली इक्वेशन। और अगर ये तीन नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं तो क्या बोला जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144x। हमें प्रॉपर्टी पता है प्रोपोर्शन की, अगर तीन नंबर आर इन प्रोपोर्शन, अब इफ थ्री नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन देन द स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम टर्म्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू एक्स। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकालोगे टाइम लगेगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई एक काम करो, इन ऑप्शंस को यहाँ पे पुट करके देखो और देखो किस ऑप्शन से सही आंसर आ रहा है। जिस भी ऑप्शन से सही आंसर आ रहा है वो सही ऑप्शन है, ठीक है ना। अब हमें क्या पता है पहली इक्वेशन के हिसाब से कि भाई जो दो नंबर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, 324। तो सबसे पहले तो देखो कि प्रोडक्ट जो 324 है वो किस ऑप्शन से आता है। तो 36 इंटू 9 इज़ 324, लो जी आ रहा है। 29 इंटू 56 इज़ 1624, नहीं आ रहा। 72 इंटू 18 इज़ 1296, नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिससे प्रोडक्ट जो है वो 324 आ रहा है, यानी ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। यानी कि जो दो नंबर्स हैं ये 9 और 36 होंगे, 9 और 36, ये होगा 9, ये होगा 36, ये होगा 9, ये होगा 36, ठीक है ना, ख़त्म काम। अगर एक और ऑप्शन कोई ऐसा दिख जाता आपको जिसका प्रोडक्ट 324 आ रहा होता, फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता कि सर ऐसे तो दो ऑप्शन हैं जिनका प्रोडक्ट 324 है। फिर आप क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं 9 और 36 को सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, 9 और 36 को सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, 9 और 36 को सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। देखो अभी भी सही आंसर आएगा सेकंड इक्वेशन। तो 9 और 36, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया, 36 का स्क्वायर और इंटू 144x इंटू 144x। तो 36 का जो स्क्वायर है वो होता है 1296 और 144 इंटू 9 होता है 1296। लो जी, 9 और 36 जो है वो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। इस तरीके से आप कर सकते हो। आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते थे, बट इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता। हमें इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर दिस स्टेज वी कैन पुट ऑप्शंस इन दीज इक्वेशंस, और जिस ऑप्शन को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं वो आंसर हो जाएगा कंप्लीट। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आप सभी लोगों की बुक्स मैंने भेज दी हैं, तो आप लोगों के पास पहुंच जाएंगी कुछ दिनों में। और मेरे ख्याल से आप लोगों को तो बुक्स मिल गई होंगी ना, तान्या, विशाल एंड यशी, आपको बुक्स मिल गई? यस सर। ओके, बाकी आप लोगों को, जिनको, बाकी काफ़ी बच्चों को मिल गई है, जिनको नहीं मिली है उनकी कोरियर कर दी गई हैं और पहुंच जाएंगी कुछ दिनों में, ठीक है ना। चलिए 49th क्वेश्चन, x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू implies y अपॉन x इज इक्वल टू w अपॉन z। हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया। अब बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस को बोलते क्या हैं, कौन बताएगा आंसर? इन्वर्टेंडो। वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो। हमने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया, x अपॉन वाई को y अपॉन x कर दिया, z अपॉन w को w अपॉन z कर दिया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो, और ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रपोर्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रपोर्शन। तो इसके अंदर देखो पहली ही प्रॉपर्टी क्या थी, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, और अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी, यानी a अपॉन बी का b अपॉन ए कर दिया, c अपॉन डी का d अपॉन सी कर दिया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो।
ओके जी, हो गया ये क्वेश्चन। 50th क्वेश्चन, इफ A इज टू B इज इक्वल टू C इज टू D, यानी कि ये दो रेशियोज इक्वल हैं, यानी कि दे आर इन प्रपोर्शन, दे आर इन प्रपोर्शन। और ये किसके बराबर है? 2.5 अपॉन 1.5 के बराबर है, ठीक है ना। 2.5 इज टू 1.5 के बराबर है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ AD इज टू BC, पूछ रहे AD इज टू BC का क्या वैल्यू होगा, और A प्लस सी इज टू B प्लस D का क्या वैल्यू होगा। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, तो हमारे आंसर भी दो होंगे, आंसर में भी दो होंगे। एक होगा AD BC का रेशियो और एक होगा A प्लस सी प्लस इज टू B प्लस D का रेशियो, ठीक है ना। तो विच ऑप्शन इज राइट? हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक ये रहा और अगले 3 जो है वो साइड में है, अगले 3 ये रहे, ये ठीक है ना, अगले 3 ये रहे। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, हम बोलते हैं लेट A इज टू B इज इक्वल टू C इज टू D इज इक्वल टू 2.5 इज टू 1.5 इज इक्वल टू K, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो A है, A की वैल्यू क्या हो जाएगी? A अपॉन B इज इक्वल टू K, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? B के, ठीक है ना। A की वैल्यू क्या हो जाएगी? B के, ठीक है ना। इसी तरीके से B की वैल्यू क्या हो जाएगी? C की वैल्यू क्या हो जाएगी? C की वैल्यू हो जाएगी D के, ठीक है ना। A अपॉन B इज इक्वल टू K, यानी A इज इक्वल टू B के क्रॉस मल्टीप्लाई, C अपॉन D इज इक्वल टू K, यानी C इज इक्वल टू D के क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है? हम ऐसा भी बोल सकते हैं 2.5 इज इक्वल टू 1.5 के, ठीक है ना। 2.5 इज इक्वल टू 1.5 के, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, हमें AD इज टू BC निकालना है, AD इज टू BC, AD इज टू BC। अब क्या करें भाई, कैसे निकालें इसका आंसर? दिक्कत क्या करें भाई, क्या करें? तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि यार अगर AD इज टू BC निकालना है तो सबसे अच्छा क्या है, A और D को मल्टीप्लाई करो, AD, ठीक है ना। और एक किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर हो जाएगा। AD किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर हो जाएगा, हमें पता है। अब एक बात बताइए, अगर मैं बोलूँ कि BC को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो ये अपॉन BC हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 बोल सकते हैं। तो AD इज टू BC क्या आ जाएगा? 1 इज टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? 1 इज टू 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 इज टू 1। कोई दिक्कत वाली बात जल्दी से बताइए। नो सर, नहीं है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, और मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, ईजी है। देखो 2 इज टू 4 किसके बराबर, क्या बोल सकते हैं कि क्या ये 8 इज टू 16 के बराबर है? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 2 इज टू 4 इज इक्वल टू 8 इज टू 16, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बोला जा सकता है। 16 इंटू 2 कितना होता है? 32। 8 इंटू 4 कितना होता है? 32। तो मैं 32 अपॉन 32 को 1 अपॉन 1 बोल सकता हूँ। ये वाला 32, ये वाला 32 लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे आ गया, ये किसके बराबर है? 1 अपॉन 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करा है और कुछ नहीं किया। AD अपॉन BC इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब अगला जो पार्ट है वो क्या है? A प्लस सी इज टू B प्लस D निकालना, A प्लस सी इज टू B प्लस D निकालना। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन। बताइए ये कैसे निकालें? सोचो भाई, बोलो भाई बोलो। देखो, इसको करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, बहुत ईजी है। हम बोल सकते हैं कि अगर A इज टू B इज इक्वल टू 2.5 इज टू 1.5 बोला जा सकता है इसको, ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। और C इज टू D इज इक्वल टू अगेन 2.5 इज टू 1.5 बोला जा सकता है, ठीक है ना। A इज टू B किसके बराबर है? 2.5 इज टू 1.5। C इज टू D किसके बराबर है? 2.5 इज टू 1.5, ठीक है ना। K की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, K के बिना हो जाएगा ये। क्लियर? अब मैंने क्या बोला था कि जब भी ये स्टेज आती है तो हम क्या करते हैं, याद दिलाता हूँ। मेरा वेट लॉकडाउन से पहले पिछले साल 60 किलो था, आफ्टर लॉकडाउन मेरा वेट 70 kg हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे वेट का जो रेशियो है प्री लॉकडाउन वर्सेस पोस्ट लॉकडाउन वो 6:7 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 60:70 इज इक्वल टू 6:7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोल सकता हूँ। बट क्या मैं 60 इज इक्वल टू 6 एंड 70 इज इक्वल टू 7 बोल सकता हूँ? आंसर इज नो।
66 के बराबर नहीं होता, 77 के बराबर नहीं होता। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि लेट 60 इज इक्वल टू 6K एंड 70 इज इक्वल टू 7K, ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। बिल्कुल सेम A इज इक्वल टू 2.5K एंड B इज इक्वल टू 1.5K मैंने अज्यूम कर लिया। लेट A इज इक्वल टू 2.5K एंड B इज इक्वल टू 1.5K, और सिमिलरली C इज इक्वल टू 2.5K एंड D इज इक्वल टू 1.5K। अब मुझे A प्लस C करना है, A प्लस C, तो 2.5K प्लस 2.5K इज टू B प्लस D करना है, 1.5K प्लस 1.5K, 5K इज टू 3K, K और K हो गया कैंसिल। अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं इस रेशियो को मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ बाय अ के, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि 2:3 एक रेशियो है, अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4:6 हो जाएगा, और 2:3 और 4:6 एक ही चीज़ होती है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं 4:6 को डिवाइड कर दूँ 2 से, तो ये 2:3 आ जाएगा वापस। तो अगर मैं इन दोनों ही टर्म्स को 5K और 3K को K से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बोथ टर्म्स बाय K, तो K से K कट गया, K से K कट गया, क्या बच गया, 5:3 बच गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 5:3। तो मेरे दो आंसर्स आ गए, एक आ गया 1:1, एक आ गया 5:3, एक आ गया 1:1, एक आ गया 5:3। तो भाई 1:1 और 5:3 ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। लो जी, आंसर मिल गया। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि भाई आपको ADBC निकालना है, तो आप ADBC सिर्फ इतने पार्ट से निकाल सकते हो, AD इज टू BC, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आप मैं बोलता हूँ कि A प्लस C इज टू B प्लस D निकालना है, तो फिर भाई A की, C की, B की और D की वैल्यूज़ निकाल लो इन टर्म्स ऑफ 2.5 एंड 1.5। कैसे निकालनी है वो, ये वाला प्रोसेस। लेट A इज इक्वल टू 2.5K, B इज इक्वल टू 1.5K, C इज इक्वल टू 2.5K एंड D इज इक्वल टू 1.5K। फिर A प्लस C और B प्लस D में इन वैल्यूज़ को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, हमारे जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स बचे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स ख़त्म और साथ में चैप्टर भी ख़त्म, वर्ड प्रॉब्लम्स ख़त्म और साथ ही साथ चैप्टर भी ख़त्म। ठीक है ना। कितने क्वेश्चंस हैं देखा जाए तो ये 30 क्वेश्चंस हैं, 51 से लेकर के 80 तक। तो आज की क्लास का हमारा टारगेट रहेगा कि ये 30 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। टाइम हमारे पास बहुत है, टाइम की कोई कमी नहीं है। ठीक है ना। मोर देन 1 आवर हमारे पास लेफ्ट है। चलो, 2 होल नंबर्स हुज सम इज 72 कैनॉट बी इन द रेशियो। ऐसे दो नंबर्स मुझे बताओ, ऐसे दो नंबर्स बताओ, ठीक है ना, जिनको अगर मैं ऐड करूं तो आंसर 72 है और वो इसमें से कोई भी रेशियो ना बन पाए। ठीक है ना, इनमें से कोई भी रेशियो ना बन पाए। तो देखो, एक क्वेश्चन करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बट पहले क्वेश्चन समझो। अगर मैं बोलूँ कि मेरे जो दो नंबर्स हैं वो 30 और 42 हैं, 30:42, तो क्या 30 और 42 का एडिशन 72 होता है? आंसर इज यस। क्या 30:42 को मैं 5:6 नहीं, हाँ, 5:7 बोल सकता हूँ। 6 5 30, 6 7 42, 5:7 बोल सकता हूँ। हाँ जी, बोल सकते हैं। यानी कि द टू नंबर्स whose sum is 72 कैन बी इन द रेशियो 5:7। यानी कि पहला ऑप्शन तो सही नहीं है, क्योंकि क्या पूछ रहे हैं, कैनॉट बी इन द रेशियो पूछ रहा है, कैनॉट बी इन द रेशियो। ठीक है ना, कैनॉट बी इन द रेशियो। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि मेरे दो नंबर्स हैं, एक मिनट रुको, 27 और 45, क्या 27 और 45 का सम 72 होता है? आंसर इज यस, बिल्कुल होता है। 27:45 का रेशियो बताओ क्या है? रेशियो 9 3 27, 9 5 45। यानी टू नंबर्स हु सम इज 72 कैन बी इन द रेशियो 3:5। इस रेशियो में भी हो सकते हैं। और हमसे क्या पूछा गया? कैन नॉट बी इन द रेशियो, यानी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है ना। तो ऐसे कर करके तो बहुत टाइम लगेगा, हमें सोचने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जाए? आपको सिंपली क्या करना है, 5 + 7 कितना होता है? 12 होता है।
क्या 12 की टेबल में 72 आता है? आंसर इज यस, यानी कि ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। 3 + 5 कितना होता है? 8 होता है। क्या 8 की टेबल में 72 आता है? आंसर इज यस, ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। 3 + 4 कितना होता है? 7। क्या 7 की टेबल में 72 आता है? आंसर इज नो, यानी यही हमारा राइट ऑप्शन है। 4 + 5 कितना होता है? 9। क्या 9 की टेबल में 72 आता है? आंसर इज यस, यानी ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, तो सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन। यानी दो नंबर्स जिनका सम टोटल 72 हो, वो दो नंबर्स 3:4 के रेशियो में नहीं हो सकते, चाहे कुछ हो जाए। बाकी रेशियोज में हो सकते हैं, और मैंने आपको करके भी दिखाया। 30 42 का मैंने रेशियो बनाया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म्स में वो कितना है? 5:7। ठीक है ना, और फिर 27 45 का रेशियो 3:5, और देखो 5:7 3:5। ठीक है ना, इस रेशियो में हो सकते हैं वो दो नंबर्स जिनका सम टोटल 72 होगा। तो इसकी ट्रिक है छोटी सी करने की, आसान ट्रिक है, कर लोगे आप लोग। आगे देखो, ए 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। ए 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। ए 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। What is the ratio of the first number to the second number? तो आपको x/y निकालना है। क्या निकालना है? x/y। लेट फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकेंड नंबर भी y। तो क्या लिखा है? 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। फाइंड द रेशियो ऑफ टू नंबर्स निकालना है। तो 0.4x इज इक्वल टू 2/3y। 2/3y, ठीक है ना। 40% को 0.4 लिखेंगे। 40% मतलब क्या होता है? 40/100। 0 0 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो 0.4x ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 0.4x इज इक्वल टू 2/3y। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.2x इज इक्वल टू 2y। तो x/y कितना हो जाएगा? 2/1.2। तो x/y कितना आ गया? 2:1.2। बट हमें रेशियो कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं बनाने होते, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग बोथ द टर्म्स बाय 5। तो 5 2 = 10 और 5 × 1.2 इज 6। 10:6 का लोएस्ट टर्म क्या होगा? 5:3। तो आंसर क्या आ गया? 5:3। लो जी, 5:3। दोबारा समझो, 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स। ठीक है ना, तो हमने 0.4x इज इक्वल टू 2/3y किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1.2x इज इक्वल टू 2y हो गया। तो x/y कितना हो गया? x, y इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर, 1.2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x/y कितना हो गया? 2:1.2। 2:1.2 को मैंने क्या किया? मुझे पता है कि भाई 1.2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 तो 6 आएगा। 12 5 = 60 होता है, तो मुझे पता है 12 1.2 × 5 6 आएगा। और 2 × 5 क्या 10 आया, 1.2 × 5 क्या 6 आया। 10:6 का लोएस्ट टर्म क्या है? 5:3। ठीक है ना, 2 3 = 2 5 आंसर आ गया 5:3। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है हम लोगों को घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के कि सर क्या हो गया। बस जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था कि 53 क्वेश्चन और 80th क्वेश्चन नंबर 53 एंड क्वेश्चन नंबर 80 किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ये वाले फॉर्मूला फॉर इन्वर्स वेरिएबल। मैंने क्या बोला? अगर क्वेश्चन में लिखा होता है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मुझे बीच में इक्वल टू का साइन लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ, बट फिर मुझे 1 की जगह k लिखना पड़ता है, तो y इज इक्वल टू k/x हो जाएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन नंबर 53 करना है, बस थोड़ा डिफरेंट है। x वेरीज इन्वर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ y। अगर लिखा होता है x वेरीज इन्वर्सली टू y, तो इसका मतलब होता है x वेरीज इन्वर्सली टू y, तो x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y कर देता मैं। ठीक है ना, बट स्क्वायर ऑफ y लिखा है तो मुझे y² करना पड़ेगा। और मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मुझे इक्वल टू लगाना है तो 1 की जगह k लिखना पड़ेगा, 1 की जगह k, तो x इज इक्वल टू k/y² आ गया। गिवन दैट y इज इक्वल टू 2 फॉर x इज इक्वल टू 1। अगर मेरी x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरी y की वैल्यू 2 आती है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरी y की वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। y की वैल्यू 2 आती है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से k का आंसर क्या आ गया? 4। k की वैल्यू क्या आ गई? 4, यानी x इज इक्वल टू 4/y²।
मैंने ये के जो मिसिंग फिगर थी इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना, फाइंड आउट कर लिया। तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही आता है, आपको गिवन होता है कि एक्स और वाई किस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है पहले, और आपको के की वैल्यू निकालनी होती है। फिर आपको गिवन होता है एक और वैल्यू ये एक्स या वाई की, और आपको दूसरी वैल्यू निकालनी होती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू 6 विल बी इक्वल टू, अगर मेरा वाई 6 है तो एक्स कितना रहा होगा। क्या कह रहा था, अगर एक्स 1 है तो वाई 2 है। अब वाई अगर मेरा 6 है तो बताओ एक्स कितना रहा होगा, वाई अगर 6 है तो एक्स कितना रहा होगा। तो मुझे ये वाली जो इक्वेशन मैंने बनाई है इसमें वाई की वैल्यू 6 पुट करनी है, के की वैल्यू 4 पुट करनी है, जो कि मैंने पहले ही कर दिया, और मुझे आंसर निकालना है। तो x कितना हो जाएगा 4/6 का स्क्वायर। आंसर क्या आ गया 1/9, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन और है 80th क्वेश्चन, वो और कराता हूँ तो आपको और क्लैरिटी आएगी। देखो क्या कह रहा है, इफ y वेरीज इन्वर्सली विथ x, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ x नहीं लिखा, सिर्फ x लिखा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स होगा, ठीक है ना। व्हेन y इज इक्वल टू 100 x इज इक्वल टू 30, अगर y 100 है तो x 30 होता है, अगर y 100 है तो x जो है वो 30 होता है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3000 आ गई। और मैं क्या बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 3000 अपॉन x, ये मेरी इक्वेशन बन गई। k की जगह मैंने क्या लिख दिया 3000, y की जगह y लिखा है, x की जगह x लिखा है, k की जगह लिख दिया 3000। अब मुझे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ y क्या होगी अगर x मेरा कितना है 10 है। तो आंसर कितना आ गया 300, लो जी आंसर आ गया 300। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं, और इसका आपको मैंने एक यहाँ पे करके भी दिखाया 53 का आंसर। अगर लिखा है कि x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y, तो x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y, तो इस तरीके से लिखते हैं। अगर मुझे इक्वल टू को सही लगाना है तो 1 की जगह k लिखना पड़ता है। वी नो दैट फॉर x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने x और y की वैल्यूज पुट करी और k की वैल्यू निकाल ली, सॉरी, ठीक है ना, x और y की वैल्यूज पुट करी और k की वैल्यू निकाल ली। फिर क्वेश्चन बोलता है कि भाई अगर मेरा y 6 है तो बताओ x क्या रहा होगा, ठीक है ना। फिर तो आपको पता ही है क्या करना है, आ गया आंसर, ठीक है ना, इजी। चलिए 53 क्वेश्चन भी आपका हो गया। 53 का सोल्यूशन बुक के पीछे भी है, वैसे तो पीछे मतलब वही जो अभी दिखाया मैंने, चैप्टर जहाँ ख़त्म हो रहा है वाला, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है ना, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना। 54th क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, 2 नंबर्स हैं किस रेशियो में 2:3 में। सबसे पहले चेक करो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द नंबर्स आर, यानी कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये वही 2 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले चेक करो कि क्या ये सभी ऑप्शन 2:3 के रेशियो में है। क्या ये 2:3 का रेशियो है, आंसर इज 8 2 8 3। क्या ये 2:3 का रेशियो है, आंसर इज क्या ये 2:3 का रेशियो, आंसर इज। तो ये दोनों ही नंबर्स तीनों ही ऑप्शन के अंदर 2:3 की रेशियो में है। इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर इन दोनों ही नंबर से मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, दे आर इन द रेशियो 3:5। तो अगर मैं 16 में 4 माइनस करूँ और 24 में 4 माइनस करूँ तो क्या इसका रेशियो 3:5 बनता है। अगर हाँ तो मेरा ए सही ऑप्शन है, और अगर नहीं तो मैं बी के साथ चेक करूँगा। तो 16 - 4 कितना होता है 12, और 24 - 4 कितना होता है 20, और 4 3 4 5 आ गया 3:5, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अगर आप बी ऑप्शन के साइड ट्राई करोगे, बी ऑप्शन के 2 टर्म्स के 4 और 6, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है 0/2, 0/2। क्या 3:5 आ रहा है, नहीं 0:2 आ रहा है, गलत हो गया। और 2 में अगर आप 4 माइनस करते हो और 3 में अगर आप 4 माइनस करते हो तो आता है -2:2 -1, जिसको आप 2:1 भी बोल सकते हो, माइनस माइनस कट जाएगा। और हमें क्या चाहिए 3:5 चाहिए, दे आर इन द रेशियो 3:5। तो बी और सी ऑप्शन से तो नहीं आ रहा, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन से कर लो, जल्दी हो गया। इसी तरीके से वाला क्वेश्चन भी हम ऑप्शन से करेंगे, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन भी हम ऑप्शन से करेंगे। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 7:10, क्या ये 7:10 का रेशियो है, जल्दी से देखते हैं क्या ये 7:10 का रेशियो है। मुझे तो नहीं लगता भाई, मुझे तो नहीं लगता, एक बार चेक कर लेते हैं। 305 डिवाइडेड बाय 17 17.4, नहीं ये 7:10 का रेशियो नहीं है, ठीक है ना, 7:10 का रेशियो नहीं है। क्या ये 7:10 का रेशियो है,
185 डिवाइडेड बाय 17, नहीं ये भी नहीं है। सर हाँ जी, सर आप ये 185 डिवाइड बाय 70 क्या कर रहे हो? ये 7 + 10 17 होता है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, इस वजह से। ठीक है ना। फिर 245 डिवाइड बाय 17 ये होता है 14.41 समथिंग समथिंग, ये भी नहीं आ रहा। पॉइंट में आंसर आ रहा है, यानी कि नहीं है। फिर 350 डिवाइडेड बाय 17, अरे आंसर तो इससे भी नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, कुछ गलत कर रहे हैं। 1 मिनट रुको, दोबारा करते हैं। अच्छा, एंड देयर डिफरेंस इज 105। तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि क्या चारों ऑप्शन में दो नंबर्स का डिफरेंस 105 है। हाँ जी है, हाँ जी है, हाँ जी है और हाँ जी है। ठीक है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:10। पहला नंबर छोटा है, दूसरा नंबर बड़ा है। पहला नंबर छोटा है, दूसरा नंबर बड़ा है। हाँ जी। पहला नंबर छोटा, दूसरा नंबर बड़ा। हाँ जी। पहला नंबर छोटा, दूसरा नंबर बड़ा। हाँ जी। पहला नंबर बड़ा, दूसरा नंबर छोटा। ना जी। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:10। तो भाई ये डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो भाई पहला टर्म बड़ा है, छोटा टर्म छोटा है, तो 7:10 तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। 7:10 के लिए पहला टर्म छोटा, दूसरा टर्म बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे हैं, जिसमें से एक राइट ऑप्शन है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन 7:10 के रेशियो में है। ठीक है ना, 7:10 के रेशियो में है। टू 90 डिवाइडेड बाय, नहीं है, 350 डिवाइड बाय 10 × 7। हाँ ये है, सी ऑप्शन है। ठीक है ना, सी ऑप्शन है। मैंने दूसरी टेक्निक यूज़ करी, मैंने 17 वाली टेक्निक यूज़ नहीं करी। मैंने क्या करा, मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ, सी ऑप्शन के साथ ही बताता हूँ। मैंने क्या किया, अगर 245 = 350 7:10 है, यानी कि 350 10 के बराबर है और 245 7 के बराबर है। तो मैंने क्या किया, 350 को 10 से डिवाइड किया, जो आंसर है उसको 7 से मल्टीप्लाई किया और देखा क्या ये आ रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। 5 की टेबल में आता है 245 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 49, और ये होता है 70 5 की टेबल में। ठीक है ना। फिर 7 4 7 10 सॉरी 7 7 49 और 7 10 70। तो देखो 7:10 आ गया इसका रेशियो। ठीक है ना, ऐसे भी करके देख सकते हो। तो आपकी मर्जी हो। 17 वाली टेक्निक मुझे लग रहा था काम कर जाएगी यहाँ पे, बट उसने करा नहीं, उसको रहने दो। ठीक है ना, 17 वाली टेक्निक को रहने दो, उसको रहने दो, बाकी ये हो गया। ठीक है ना। 17 वाली टेक्निक अगर यूज़ करनी है तो वो हो सकती है, बट वो होगी, इन दोनों को ऐड करो 245 और 350 को, और इन दोनों के एडिशन को डिवाइड करो बाय 17, वो होना चाहिए। तो 350 + 245 595 डिवाइड बाय 17, तो हो रहा है 35 आंसर आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि देखो इन दोनों के जो 2 टुकड़े हैं वो ये हैं, तो भाई इन दोनों का जो टोटल है वो 17 से डिवाइड होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से 185 और 200 का अगर मैं टोटल करता हूँ तो 185 और 290 का अगर मैं टोटल करता हूँ तो बी ऑप्शन का जो टोटल है इन दोनों का वो आता है 475, और अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट में आंसर आता है, तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से 200 और 305 यानी 505 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो भी आंसर पॉइंट में आता है, यानी ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बट अगर मैं 350 + 245 का टोटल 17 से डिवाइड करता हूँ तो वो डिवाइड हो रहा है, डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा, तो इसलिए आंसर हो गया। ठीक है ना, इसलिए आंसर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको पता ही है कि भाई 200 और 305 लिखो और इनका रेशियो निकाल लो कितना बनेगा। तो 5 40 और 5 61, तो ये कितना आ गया 40:61 आ गया। ठीक है ना, 61 को और अब ब्रेक नहीं कर सकते, और ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो नहीं कर सकते, तो भाई 40:61 ऑफ द रेशियो, जो कि 7:10 नहीं है, गलत ऑप्शन। इसी तरीके से 185 और 290 का रेशियो निकालो। 5 3 15 7 35, 5 5 25 5 8 40, तो 37 और 58 आ गया। 37 अगेन किसी की भी टेबल में नहीं आता, इट इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसका रेशियो भी 37:58 आ गया, जो कि अगेन 7:10 नहीं है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया।
और 245 350 का हमने रेशियो निकाला था, 7:10 आ गया था। समझ आ गया, ये भी इजी। 55 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56। देखो भाई, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर्स हैं जो तीसरे नंबर से 30% और 40% ज़्यादा है। तीसरा नंबर को अज्यूम कर लो 100 है, थर्ड नंबर को अज्यूम कर लो कितना है, 100 है। तो जो पहला नंबर है वो 30% ज़्यादा है, तो कितना हो गया 130। दूसरा नंबर जो है 40% ज़्यादा है, यानी कि कितना हो गया 140। तो इन दो नंबर्स का रेशियो कितना हो गया 13:14। आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर आपने 100 ना लेकर के जो तीसरा नंबर है वो 10 लिया होता, तो भाई पहला नंबर जो है वो क्या है 30% मोर दैन द थर्ड नंबर, तो ये 13 हो जाएगा। 30% ऑफ 10 इज 3, तो 10 + 3 इज 13। और सेकेंड नंबर है 40% मोर, 40% ऑफ 10 इज 14, मतलब 40% ऑफ 10 इज 4 एंड 10 + 4 इज 14। ये देखो डायरेक्टली आंसर आ गया 13:14, ठीक है। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ द नंबर इज, ठीक है, 13:14। सर हम एक्स नहीं ले सकते? कैसे? एक्स वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ना। एक्स लेके भी कर सकते हो, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा ईजी है। अगर आप 100 या 10 लेते हो वो ज़्यादा ईजी है, लेकर तो आप एक्स भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट ओके पॉइंट में उसमें आंसर आएगा ना, फिर आपको उसको रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगला, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31 reducing it to 1:4 is, क्या कह रहे हैं ध्यान समझो। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31, ठीक है ना। एक रेशियो है 19:31, इनकी टर्म, ये जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है इनका रेशियो है, इनमें से मुझे एक नंबर माइनस करना है, एक नंबर माइनस करना है, एक सिंगल नंबर। अ नंबर, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स, ईच ऑफ द टर्म्स यानी दोनों टर्म्स में से इस नंबर को माइनस करो, तो जो आंसर आएगा उसका रेशियो क्या होगा 1:4 होगा। जो आंसर आएगा उसका रेशियो क्या होगा 1:4 होगा। तो बोल रहे बताओ जी ये टर्म, ये जो नंबर आपने माइनस किया है क्या है, ये नंबर जो आपने माइनस किया क्या है। देखो ईजी है, ईजी है। अगर ये नंबर लेट से 15 है तो 19 - 15 4 होता है, और 31 - 15 16 होता है, और 4:16 जो है वो 1:4 के बराबर होता है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से 19 और 31 में अगर आप 5 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 26। इसका रेशियो कितना आ रहा है 7:13, और हमें क्या चाहिए 1:4, 5 से नहीं आ रहा। इसी तरीके से अगर आप इसमें से 1 माइनस करते हो 1, ठीक है ना, 1, तो 18 और 30 आ रहा है, विच कैन बी रिटन एज 9:15, विच कैन बी रिटन एज 3 3 3 5 5:3 आ रहा है। हमें क्या चाहिए 1:4 चाहिए, नहीं आ रहा। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है ना, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन से हो गया, जल्दी हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन से हो गया और जल्दी हो गया। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31 रेड्यूसिंग इट टू 1:4 इज, तो भाई वो जो नंबर है वो आपको ये गिवन है ऑप्शन के अंदर, क्योंकि नंबर ही पूछा गया है, तो इस नंबर को यहाँ पे माइनस करके देख लो भाई, और देखो क्या आंसर जो है 1:4 के रेशियो में आ रहा है। जिस भी ऑप्शन से आ रहा है वो ऑप्शन सही ऑप्शन है। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:7:11। फाइंड द एंगल्स। हमें पता है कि एक ट्राइंगल जो है इसके 3 एंगल्स जो हैं, ये एंगल्स कितने हैं हमें नहीं पता, बट इनका रेशियो 2:7:11 है, यानी सबसे बड़ा एंगल ये वाला है, उससे छोटा ये है, सबसे छोटा एंगल ये है, और हमें बताना है कि वो एंगल्स कितने कितने होंगे। तो हमें क्या पता है कि जो ट्रायंगल है इसके जो तीनों एंगल्स होते हैं ये मिला करके 180 डिग्रीज के होते हैं। तो आपको बेसिकली 180 डिग्री को 2:7:11 के रेशियो में बांट देना है। ऐसे समझो कि एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना है 2:7:11। फर्म ने ड्यूरिंग अ ईयर 180 रुपीज़ के प्रॉफिट अर्न करे, तो बताओ हर एक पार्टनर का कितना शेयर आएगा, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं आप 2/20, 180 × 7/20 और 180 × 11/20, ऐसे ही करते। 0 से 0 गया, 2 से 2 गया 18, 0 से 0 गया 9 7 63, तो 18 और 63 इसी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है ऑलरेडी। मुझे तो देखो जैसे 18 दिखेगा मैं इसी ऑप्शन को टिक कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 18 है,
तो भाई 18 तो सी ऑप्शन में ही है सिर्फ, यानी ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। जब ये हो नहीं सकते तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। और आगे करके देखना है तो 9, 11 से 99। लो जी, 3 ऑप्शन मैच कर गए, 3 आंसर मैच कर गए, इजी। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर 3 सिटीज़। पी क्यू आर जो है वो 3 सिटीज़ हैं। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज। पी और क्यू का जो एवरेज टेम्परेचर है उसका जो रेशियो है वो 11:12 है। और पी आर जो सिटी है इनके एवरेज टेम्परेचर का जो रेशियो है वो 9:8 है। द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर इज। तो बताओ Q/R क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है, Q और R जो है इनके बीच में एक ही चीज़ कॉमन है एंड दैट इज़ P। मुझे कोशिश करनी है कि दोनों P की वैल्यूज सेम हो जाए, और सेम करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है। मेरे पास P/Q 11:12 दिया है। मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 से क्यों किया, क्योंकि ये वाला P जो है 9 है, तो 99:108 आ जाएगा। फिर P/R जो है वो 9:8 दिया है, और अगर मुझे इसको 99 लेकर के आना है तो 11 और 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 बेसिकली ये वाला नंबर है, तो 99:88 आ जाएगा। अब P अगर 99 है तो Q 108 है, P अगर 99 है तो R कितना है, 88 है। तो भाई Q/R कितना हो गया, 108:88, 54:44, 27:22। आंसर आ गया, ठीक है ना। 27:22। हाँ बोलो सर, इसमें डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं कर सकते थे Q और R के, एज इन 12 और 8 को इक्वल करके नहीं हो सकता था? नहीं, 12 और 8 को इक्वल नहीं करना होता। मैंने क्या बोला, लास्ट क्लास में बताया था ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है इन दोनों में जो कॉमन होता है उनको इक्वल करना होता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें P कॉमन है, तो P को कॉमन करो। ओके सर। लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसमें डिनोमिनेटर कॉमन थे, एक का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर ऐसे कुछ कॉमन था, इसलिए हमने उसको इक्वल किया था, ठीक है ना। जो भी कॉमन होता है उसको इक्वल करना होता है। यहाँ पे न्यूमरेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर को इक्वल कर दो। ओके सर, ठीक है, चलिए। जो भी कॉमन है हमेशा टारगेट रखो वो इक्वल करना है, तो जो रिमेनिंग है उनका रेशियो आपके पास आ जाएगा। आइए जी, 60th क्वेश्चन। डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। लेट से मैं हूँ और आप हो, मैं और आप, हम दोनों की जो डेली अर्निंग्स है उसका रेशियो कितना है, 4:5। मैं अगर 4 रुपये कमाता हूँ तो आप 5 रुपये कमाते हो। अगर मैं 40 रुपये कमाता हूँ तो आप 50 रुपये कमाते हो। अगर मैं 400 रुपये कमाता हूँ तो आप 500 रुपये कमाते हो। अगर मैं डेली के 4000 कमाता हूँ तो आप 5000 कमाते हो। अगर मैं 40,000 कमाता हूँ तो आप 50,000 कमाते हो। तो हर एक में रेशियो 4:5 ही है, ठीक है ना। एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। और जो डेली एक्सपेंसेस है हमारे वो 7:9 के रेशियो में है। अगर मैं डेली के 7 रुपये खर्च करता हूँ तो आप 9 रुपये खर्च करते हो। अगर मैं 70 रुपये खर्च करता हूँ आप 90 रुपये खर्च करते हो। अगर मैं 7,000 करता हूँ तो आप 9,000 डेली का खर्च करते हो, ठीक है ना। इफ़ ईच सेव ₹50 पर डे देयर डेली इनकम्स आर इन। अगर ये दोनों ही इंसान डेली के 50-50 रुपये बचाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, लेट से my earnings be our earnings be 4x and 5x respectively। मेरी अर्निंग 4x है और आपकी अर्निंग 5x है। अगर हम अपनी अर्निंग्स में से अपना डेली जो हम सेव कर रहे हैं, ईच सेव ₹50 पर डे, ये माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एक्सपेंस आ जाएगा। एक्सपेंस, लेट से मैं डेली के 400 रुपये कमाता हूँ और 50 रुपये बचा लेता हूँ, तो मैं डेली के कितने खर्च करता हूँ, 350 रुपये। लेट से आप डेली के 500 रुपये कमाते हो और 50 रुपये बचा लेते हो, तो आप डेली के कितना खर्च कर देते हो, 450 रुपये। और इसका रेशियो देखो क्या है, 7:9 है, 57 सा 59 सा। तो मेरा आंसर भी आ गया, देखो 400 और 500, सी ऑप्शन। मैंने तो एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल करते करते आंसर आ गया, एग्जाम्पल करते करते ही आंसर आ गया, ठीक है ना। वरना ये 400 500 आपका आंसर है और ये इसको सॉल्व करके आएगा। कैसे करेंगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 4 36x माइनस 450 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 7 5 35x माइनस 350। तो 36x माइनस 35x इज इक्वल टू माइनस 350 प्लस 450 यानी कि 100। तो x कितना आ गया, 100। अगर x 100 है
तो मेरी अर्निंग्स कितनी हो गई 4 इंटू 100, आपकी अर्निंग्स कितनी हो गई 5 इंटू 100, यानी कि 400 एंड 500। आगे आंसर 400 एंड 500। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, लेट डेली अर्निंग्स भी 4x एंड 5x रिस्पेक्टिवली, और अगर हम उसमें 50-50 रुपये डेली के बचा रहे हैं तो हम कितना खर्च कर रहे हैं, रिमेनिंग पोर्शन, और जो खर्च कर रहे हैं उसका रेशियो कितना है 7:9, 7:9। ठीक है, तो इज इक्वल टू 7/9 लिख दिया मैंने, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, पहले तो देखो कि किस ऑप्शन में डेली अर्निंग्स 4:5 के रेशियो में दिख रही है। इसमें दिख रही है हाँ, इसमें दिख रही है नहीं, इसमें दिख रही है हाँ। अगर ये बोलता है कि मैं 50-50 रुपये हम दोनों बचाते हैं, तो क्या जो इंसान डेली का 40 रुपये कमा रहा है वो 50 रुपये बचा सकता है? नहीं, तो गलत हो गया। जो इंसान 400 रुपये कमा रहा है वो 50 रुपये बचा सकता है, और उसके पास कितना बचेगा, सॉरी हाँ, जो 400 रुपये कमा रहा है वो 50 रुपये बचा सकता है, और कितना खर्च कर देगा 350। जो 500 रुपये कमा रहा है और 50 रुपये बचा रहा है, तो कितना खर्च कर रहा है 450। इनका रेशियो निकाल लो, और वो 7:9 आ जाएगा, जो इनके एक्सपेंस का रेशियो है। आ गया आंसर। ठीक है ना। ऑप्शन से करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। द रेशियो इन विच द टोटल वेजेस ऑफ अ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री गेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। द रेशियो इन विच द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री get increased or decreased if there be a reduction of workers in the ratio 7:5 and an increase in their wages in the ratio 2:3 is। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो। एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें रिडक्शन करना है इन वर्कर्स, हमें रिडक्शन करना है इन वर्कर। अगर मेरे पास पहले 7 वर्कर हैं तो मुझे उनको 5 कर देना है। अगर मेरे पास 14 वर्कर हैं तो उनको मुझे 10 कर देना है। अगर मेरे पास 35 वर्कर हैं तो मुझे उनको 25 कर देना है, 25 कर देना है। तो ये सारे ही रिडक्शन देखो 7:5 के रेशियो में है। ठीक है ना, 7:5, 2 7s 2 5s 5 7s 5 5s। तो मेरे जो वर्कर्स है फैक्ट्री में, मुझे उनको 7:5 के रेशियो में रिड्यूस कर देना है। जहाँ पहले 7 थे तो अब 5 हो जाए, पहले अगर 70 थे तो अब 50 हो जाए, इस रेशियो में रिड्यूस करना है। क्योंकि मैंने वर्कर्स को रिड्यूस किया है तो जो रिमेनिंग वर्कर्स हैं उनके ऊपर काम बढ़ गया। क्योंकि काम बढ़ गया तो मुझसे सैलरी हाई करने की डिमांड कर रहे हैं। तो जो रिमेनिंग वर्कर्स जो बच गए उनकी सैलरी मुझे इंक्रीज़ करनी है इन द रेशियो 2:3। यानी जहाँ पहले एक वर्कर को 2 रुपये मिलते थे तब कितने मिलेंगे, अब 3 रुपये मिलेंगे। अगर पहले 20 मिलते थे तब कितने मिलेंगे, 30 मिलेंगे। अगर पहले 200 रुपये मिलते थे तब कितने मिलेंगे, 300 मिलेंगे। तो 2:3 के रेशियो में उनकी सैलरी इंक्रीज़ कर देनी है। अब क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है कि किस रेशियो में फैक्ट्री का जो टोटल खर्चा है वो इंक्रीज़ हुआ होगा या डिक्रीज़ हुआ होगा। ठीक है ना, ऐसे समझो कि लेट से पहले फैक्ट्री में इतने वर्कर्स थे और एक वर्कर की जो वेज है वो 100 रुपये थी, तो टोटल कितना खर्चा करती थी फैक्ट्री, नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100, ये आ जाएगा खर्चा। और अब जो है वो वर्कर्स थोड़े कम हो गए हैं, पहले 4 थे तो अब 3 हो गए, लेट से 3 हो गए हैं, और इनकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी गई है, 100 की जगह 150 हो गई है। तो अब टोटल जो खर्चा हो रहा है फैक्ट्री का वो 3 × 150 हो जाएगा। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तो ये इंक्रीज़ हुआ है इन टोटल वेजेस तो किस रेशियो में हुआ है, और अगर ये डिक्रीज़ हुआ है इन टोटल वेजेस तो किस रेशियो में हुआ है। मुझे ये भी नहीं पता कि टोटल जो खर्चा है वो पहले से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मुझे ये भी नहीं पता, बट मुझे बताना है किस रेशियो में खर्चा बढ़ा है या कम हुआ है फैक्ट्री का। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन समझ आया क्या आप लोगों को? बताओ भाई जल्दी से, बोलो। यस सर। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। अब क्या लग रहा है, क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है थोड़ा? बताना ज़रा, क्वेश्चन मुश्किल है क्या? यस सर। मुश्किल है, ओके। देखो भाई, क्वेश्चन कितना आसान किया जा सकता है, ध्यान से समझना। लेट नंबर ऑफ वर्कर्स बी x, let wage per worker be y।
बी वाई। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? एक्स वाई। एक्स वाई। वेरी गुड, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया एक्स वाई। अब अगर ये हमारा पुराना सिनेरियो था, अब नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर रिडक्शन, आफ्टर रिडक्शन हमने वर्कर्स को रिड्यूस कर दिया ना, तो आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे? किस रेशियो में रिड्यूस किया है? रिडक्शन ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 7:5। तो नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर रिडक्शन हो जाएंगे 5x/7। ये मैंने कैसे किया मैं आपको समझा देता हूँ। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी? x। किस रेशियो में चेंज हो रही थी? A:B। तो न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई? ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू B/A। याद आ रहा है कुछ? जल्दी बताओ, याद आ रहा है कुछ? यस सर, यस यस सर। ये था ये वाला पॉइंट, मैंने आपको बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो A:B, देन द न्यू क्वांटिटी इज B इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन A। न्यू क्वांटिटी इज B इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन A। अगर कोई भी क्वांटिटी A:B के रेशियो में चेंज हो रही है, कोई भी क्वांटिटी A:B के रेशियो में चेंज हो रही है, तो न्यू क्वांटिटी क्या होती है? B इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन A। एग्जैक्ट सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। यहाँ पे एक क्वांटिटी चेंज हो रही है 7:5 के रेशियो में। पहला नंबर होता है A, दूसरा नंबर होता है B, और ओरिजिनल क्वांटिटी थी X। ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे? X। तो न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे? B यानी कि 5 इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी यानी कि X अपॉन A यानी कि 7। ठीक है ना? इसी तरीके से वेज पर वर्कर आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट बताओ कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ, बोलो भाई। 3x/2। 3y/2। 3y/2। ठीक है ना? यहाँ पे y है ना, क्योंकि y है तो यहाँ पे y 3y/2। ठीक है ना? 3y/2। वेरी गुड। तो मुझे बताइए टोटल एक्सपेंडिचर अब कितना हो जाएगा? फाइव x/7 इंटू 3y/2। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 15/14xy। ठीक है ना? 15/14xy। अगर पहले का एक्सपेंडिचर xy था और अब का एक्सपेंडिचर xy इंटू 15/4 है, तो मुझे बताओ मेरा टोटल एक्सपेंडिचर पहले से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज। वेरी गुड, इंक्रीज हुआ है। अगर पहले xy था तो अब कितना है? xy तो है ही है, xy को 15 से मल्टीप्लाई कर दो और 14 से डिवाइड कर दो, अब इतना हो चुका है। अगर मैं xy को 15 से डिवाइड करता हूँ, 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 14 से डिवाइड करता हूँ, तो जो मेरा आंसर आएगा वो इस xy से तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है ना? इस xy से तो ज़्यादा ही आएगा। तो अब मेरा जो टोटल खर्चा है वो बढ़ चुका है। अब मेरा आपसे सवाल है, किस रेशियो में बड़ा है? किस रेशियो में बड़ा है? 14:15। वेरी गुड, ये बड़ा है हमारा 14:15 के रेशियो में। ठीक है ना? 14:15। ठीक है ना? याद रखो, याद रखो। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है? ओरिजिनल xy है। ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू B/A, यही तो करते हैं। ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू B/A, न्यू क्वांटिटी आ जाती है। न्यू क्वांटिटी कैसे आती है? ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू B/A, यानी नीचे वाला A है, ऊपर वाला B है, तो A:B कैसे लिखोगे? 14:15 करके लिखोगे। ठीक है ना? बात समझ आ गई सबको? बच्चे क्या करते हैं, आंसर मार्क कराते हैं 15:14 और वो हो जाता है गलत। उन्हें लगता है 15 और 14 आ रहा है ना, तो 15:14 के रेशियो में चेंज हुआ है, ये गलत हो जाता है। फिर हमें इसको रिवर्स करके लिखना होता है, याद रखना, रिवर्स करके, क्योंकि ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू B/A किया गया होगा तभी तो ये न्यू क्वांटिटी आई है। ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू B/A, तो ये ऊपर वाला B है, नीचे वाला A है, तो A:B कितना हो जाएगा? 14:15 हो जाएगा। मोर ओवर, और सुनो, अगर पहले ज़्यादा था अब कम था, पहले ज़्यादा था अब कम था, ठीक है ना? अगर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो कैसे लिखा जाता है? पहले कम था अब ज़्यादा हो गया।
यानी पुरानी वाली चीज़ पहले लिखी जाती है, नई वाली चीज़ बाद में लिखी जाती है। पुरानी वाली चीज़ पहले लिखी जाती है, नई वाली चीज़ बाद में लिखी जाती है, ठीक है ना। ओल्ड इफ टू न्यू होता है ये, ओल्ड इफ टू न्यू। अब अगर मुझे पता है कि मेरा इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है यानी मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है, और आप बोलते हो कि 15:14 के रेशियो में बढ़ा है, तो ये तो आप एग्जैक्टली उल्टी बात बोल रहे हो। इसका क्या मतलब हो कि पहले 15 था अब 14 हो गया, ओल्ड इफ टू न्यू। बट ऐसा तो है ही नहीं। हुआ तो ये है कि भाई पहले 14 था तो अब 15 हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस लॉजिक से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। बताओ आगे बढ़ जाए, ये क्वेश्चन समझ आ गया? बोलो भाई बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. ओके यस सर। चलिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज़, ठीक है ना। 14:15 ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। आप लोग बी को टिक कराते हो एग्जाम में, वो गलत हो जाता है फिर। आइए 62, ए अर्न्स ₹150 in 12 hours एंड बी अर्न्स ₹160 in 8 hours। द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज, हमें बताना है कि किस रेशियो में वो अर्न करते हैं, किस रेशियो में वो अर्न करते हैं। मैंने बोला कि भाई मैं 2 घंटे में 300 रुपये कमाता हूँ, और आप बच्चे लोग 4 घंटे में 500 रुपये कमाते हो। तो बताओ कौन ज़्यादा कमाता है? बताओ कौन ज़्यादा कमाता है? आप। मैं ज़्यादा कमाता हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 घंटे काम कर लूँ तो मैं 600 रुपये कमा लूँगा। तो रेशियो ऑफ अर्निंग्स कितना हो गया? 6:5, ठीक है ना। मैं 4 घंटे में 600 कमाता हूँ, आप 4 घंटे में 500 कमाते हो, तो 6:5 इसका रेशियो आ गया। वही सेम चीज़ आपको इस क्वेश्चन में भी करनी है, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पर देखो 150 रुपये 12 घंटे में और 160 रुपये 8 घंटे में गिवन है, तो पहले तो भाई इनको एक जैसे टर्म्स में लाओ, ठीक है ना, सेम टर्म्स में लेकर आओ। अगर ये 12 घंटे 8 घंटे का कंपेरेबल नहीं है, दोनों को एक घंटे का निकालो, या तो एक घंटे का कि 1 घंटे में ए कितना कमाता है, तो ए 1 घंटे में कितना कमाता होगा? 150 डिवाइड बाई 12 विच इज़ 12.5, और बी 1 घंटे में कितना कमाता होगा? 160 अपॉन 8 विच इज़ 20। अब आपको इसका रेशियो बताना है, तो 12.5:20 का रेशियो इंटू 2 कर दो, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 40। इसको और स्मॉल टर्म्स में लेकर के आओ, 5 × 5 × 5 25, 5 × 8 40, तो 5:8 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, गलती से भी ऐसा मत कर देना कि 15:16 को टिक कर है, ये 150, ये 160, तो 15:16, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन दिखता है, ठीक है ना। याद रखना सीए फाउंडेशन के एग्जाम में, मैथ्स के पेपर में जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो 100% ऑप्शन में होगा, और आपको लगेगा कि जो चल रहा है वही ऑप्शन में भी मैच करके लो जी ये सही है, और ओवर कॉन्फिडेंस में उसको टिक कराते हो, सोचते पेपर अच्छा गया, और बच्चों का रिजल्ट आता है कि भाई पास नहीं हो पाए मैथ्स की वजह से, ठीक है ना। उसके पीछे रीज़न ही होता है, जल्दबाजी में कराते हो। तो आपको थोड़ा समझ के करना है, थोड़ा समझ के करना है। चलिए, वैसे तो आप में से कोई भी मैथ्स में नहीं रहेगा, अगर प्रॉपर क्लास में अटेंटिव हो, क्लासेस प्रॉपरली ले रहे हो, टेस्ट लूँगा टेस्ट प्रॉपरली दोगे, तो एक भी बच्चा मैथ्स में नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। अब क्लास ही नहीं आ रहे तो मैं कैसे गारंटी लूँ? बताओ ज़रा, क्लास आना ज़रूरी है। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज़ 7:8। 2 ट्रेन्स हैं, दोनों की स्पीड का रेशियो 7:8 है। हो सकता है 70-80 km/h पे चल रही हो सकता है 14 और 16 km/h की स्पीड पे चल रहे हो सकता है 35 और 40 km/h की स्पीड पे चल रहे हो। कितनी स्पीड पे चल रहे हैं नहीं पता, बट उनकी स्पीड का रेशियो पता है 7:8 है। इफ़ द सेकेंड ट्रेन रन एट 400 km इन 5 hours, ठीक है ना। हमें क्या पता है? हमें पता है कि सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं अपने घर से, ठीक है ना, जैसे हम नोएडा में रहते हैं, आप लोग दिल्ली में रहते हो, और आपको पता है कि यहाँ पे हरियाणा में क्या है? मूर्थल सबको पता है, पराठे खाने गए हैं सब। लेट से नोएडा से मूर्थल 100 किलोमीटर्स दूर है, और मैं मूर्थल पहुँचने में मुझे 2 घंटे लग गए, 2 hours। तो बताओ मैंने गाड़ी अपनी किस स्पीड पे चलाई होगी? जल्दी से बताओ, मैंने अपनी गाड़ी किस स्पीड पे चलाई होगी? बोलो भाई बोलो। 50। या फिर मैं बोलूँ कि मैंने अपनी कार जो है वो 50 km/h की स्पीड पे चलाई, 50 km/h की स्पीड पे चलाई, तो बताओ मैं मूर्थल कितने देर में पहुँच गया हूँगा? 2 घंटे में, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करो, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करो, डिस्टेंस निकालना है तो टाइम इंटू स्पीड करो, बात एक ही होती है।
अगर आपको स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, आपको टाइम निकालना है, तो क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आ गया 2, ठीक है ना। अगर आपको 50 ना दे करके 2 आवर्स में आप पहुंच गए मूर्थल, ये गिवन होता, तो आपको डिस्टेंस और टाइम गिवन है, आपको स्पीड निकालनी है, तो 100 अपॉन 2 आ गया 50, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ईजी है, ये फिजिक्स आपने जो पढ़ी होगी 10th क्लास तक। अब अगर 400 किलोमीटर 5 घंटे में पहुंच जाती है दूसरे वाली ट्रेन, तो बताओ उसकी स्पीड क्या रही होगी। सर एक बार वापस बोलना। अगर 400 किलोमीटर 5 घंटे में पहुंच जाती है दूसरी ट्रेन, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी। 80, वेरी गुड, ठीक है ना। हमें पता है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, स्पीड। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 400, टाइम कितना है 5 घंटे, 400 अपॉन 5 कितना होता है 80 होता है। 5 1 सा 5 8 सा 40, और एक ज़ीरो ये रहा, तो एक ज़ीरो यहाँ लगा दिया। अब देखो क्या कर रहे हैं, 2 ट्रेन हैं जिनकी स्पीड का रेशियो 7:8 है, दूसरी ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, तो बताओ पहली ट्रेन किस स्पीड पे चल रही होगी, आंसर दो जल्दी से। 70. वेरी गुड, 70 आ जाएगा ये, ठीक है ना। 8 से 80 कैसे आता है, इंटू 10 करके, नीचे इंटू 10 के तो ऊपर भी इंटू 10 करो, रेशियो मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर्स, अगर कर भी रहे हो तो 10 इंटू 70 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। लो जी, आंसर आ गया, डी ऑप्शन। इजी, सुपर इजी, मज़ेदार। मैथ्स जो है वो सुपर इजी है भाई, पता नहीं बच्चों को मुश्किल क्यों लगती है। आओ जी आओ, अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 1200, इन अ स्कूल ऑफ 1200 स्टूडेंट है 7:5। एक स्कूल है जिसमें 1200 बच्चे हैं, कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं। गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है, द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:5 है। 7 + 5 कितना होता है 12, 1200 को 12 से डिवाइड करो कितना आएगा 100, तो 100 इंटू 7 कितना होता है 700, और 100 इंटू 5 कितना होता है 500, ठीक है ना। तो कितने बॉयज़ कितनी गर्ल्स हैं, सॉरी बॉयज़ इस टू गर्ल्स का लिखा है ना, वही मैं गलती करे जा रहा हूँ, बॉयज़ इस टू गर्ल्स का रेशियो है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7:5, तो 700 लड़के हैं 500 लड़कियां हैं। इफ़ 20 बॉयज़ आर न्यूली एडमिटेड टू द स्कूल, 20 लड़कों का एडमिशन हो गया भाई, ठीक है ना। फाइंड हाउ मैनी न्यू गर्ल्स मे बी एडमिटेड फॉर दैट द अबव रेशियो में चेंज टू 4:3। तो बताओ कितनी गर्ल्स को एडमिट किया जाए स्कूल के अंदर कि जो रेशियो है वो 4:3 हो जाए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने क्या किया, 720 अपॉन 500 प्लस एक्स, कितना हो गया 500x, 500 प्लस एक्स। तो इनका जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए 4:3 होना चाहिए। बताओ कितनी गर्ल्स को ऐड किया जाए स्कूल के अंदर। क्वेश्चन समझ आया, हाँ या ना। यस सर, यस सर। ठीक है ना। अब आपको x निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे। अगर 724 के बराबर है, 724 के बराबर है, तो 720 अपॉन 4, 720 अपॉन 4, 180 1 के बराबर हो गया, तो 3 के बराबर कितना हो गया, इंटू 3 यानी कि 540, 540। तो 3 के बराबर क्या हो गया 540। अगर ये 540 है तो बताओ कितनी गर्ल्स को एडमिट करना पड़ेगा, 40 गर्ल्स को, 40 गर्ल्स को ऐड करना पड़ेगा। ये तो मैंने निकाला अपने तरीके से। हाँ सर मैंने अगर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई वो भी कर लो, उससे भी सेम आंसर आएगा। सर मैं तो 160 आ रहा है। 160 नहीं आएगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो क्या आ रहा है 720 इंटू 3 ये हो गया 2160 इज इक्वल टू 2000 प्लस 4x। आपने प्लस 4x नहीं किया होगा। ओ यस यस, थैंक यू सर। x इज इक्वल टू 40 आ गया, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे नॉर्मल तरीके से करो, बात एक ही है, ठीक है ना। कैसे भी कर लो, आपकी कन्वीनियंस है। चलिए, तो इसका आंसर आ गया हमारा 40। सुपर इजी क्वेश्चन। इफ़ अ पैकेट कंटेनिंग अ डजन ग्लासेस इफ़ ड्रॉप्ड, एक पैकेट था जिसके अंदर 12 ग्लास थे, ठीक है ना। एक पैकेट था ये बड़ा सा, और पैकेट था एक बड़ा सा। लेट से आपके घर एक गिलास का डब्बा है जो आपने मेहमानों के लिए निकाल के रखा हुआ है, मतलब मेहमानों के लिए छुपा के रखा हुआ है कि भाई मेहमान आएंगे तो उसमें जूस वूस देंगे, डेली यूज़ में नहीं करते ऐसे यूज़, ठीक है ना। हर एक के घर में होता है, हमारे घर में भी होता है।
डेली यूज़ कर करके क्या करते हैं हम लोग, उस पर स्क्रैचेस मार देते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके अंदर क्या है 12 ग्लासेस रखे हुए हैं, 12 ग्लासेस रखे हुए हैं, ठीक है। ऊपर से तो ऐसे दिखते हैं ग्लासेस, ठीक है ना, ये 12 ग्लासेस, अपर व्यू दिखा रहा हूँ मैं, अपर व्यू। अब ये आप ले जा रहे थे जल्दबाजी में, आपके हाथ से गिर गया, आपके हाथ से गिर गया। अब इसमें से कुछ ग्लासेस टूट गए और कुछ ग्लासेस नहीं टूटे। क्वेश्चन जानना चाहता है, क्वेश्चन जानना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन ग्लासेस टू अनब्रोकन ग्लासेस। इनमें से कौन सा रेशियो नहीं हो सकता ब्रोकन ग्लासेस टू अनब्रोकन ग्लासेस का, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 2 ग्लास टूट गए हों और 10 ना टूटे हों, 2 ग्लास टूट गए हों और 10 ना टूटे हों, तो ब्रोकन इफ टू अनब्रोकन का रेशियो 1:5 आ गया, यानी 1:5 उनका रेशियो हो सकता है। ऑल तो ऑप्शन में गिवन नहीं है। हो सकता है कि 3 ग्लास टूट गए, 3 ग्लास टूट गए और 9 ग्लास नहीं टूटे, तो ब्रोकन इफ टू अनब्रोकन का रेशियो 1:3 हो सकता है, 1:3, या फिर उल्टा भी हो सकता है 3:1 भी हो सकता है कि भाई 9 ग्लास टूट गए और 3 नहीं टूटे, 3 नहीं टूटे, ठीक है ना, तो 3:1 हो जाएगा। तो भाई ये तो रेशियो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, बी नहीं होगा। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि भाई 5 ग्लासेस टूट गए और 7 नहीं टूटे, या 7 टूट गए 5 नहीं टूटे, तो रेशियो 5:7 या 7:5 भी हो सकता है। तो कौन सा ऐसा रेशियो है जो नहीं हो सकता। अगेन आपको क्या करना है, वही सेम ट्रिक जो मैंने आपको पहले बताई थी, ऐड करो। 3 + 1 क्या होता है, 3 + 1 होता है 12, सॉरी 3 + 1 होता है 4, मैं भी क्या कर रहा हूँ, 3 + 1 होता है 4। क्या 4 की टेबल में 12 आता है, हाँ जी आता है, यानी ये रेशियो हो सकता है। 4 + 2 होता है 6, क्या 6 की टेबल में 12 आता है, हाँ जी आता है, यानी ये रेशियो भी हो सकता है। 5 + 7 कितना होता है 12, क्या 12 की टेबल में 12 आता है, आंसर इज यस, यानी ये भी रेशियो हो सकता है। बट 6 + 1 होता है 7 और 7 की टेबल में 12 नहीं आता, यानी कि ये रेशियो नहीं हो सकता, ठीक है। छोटी ट्रिक है, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी आगे बढ़े। द एजेस ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 5:7। 18 ईयर्स अगो, 18 साल पहले, देयर एजेस वर इन द रेशियो 8:13। आज की डेट में 2 आदमी हैं, उनकी एज का जो रेशियो है वो ये है। 18 साल पहले उनकी एज का रेशियो ये था 8:13, आज 5:7 है, और 18 साल पहले 8:13 था। देयर प्रेजेंट एजेस आर, तो आज जो उनकी एज है वो बताओ क्या है। तो सबसे पहले तो देखो आज की एज का रेशियो 5:7 है, तो 5:7 ये है, हाँ जी है, ये है, नहीं है, क्या ये 5:7 है, क्या ये 5:7 है, हाँ जी ये भी है, ठीक है ना। 40/8, 8 5 और 8 5 और 8 7, 8 5 और 8 7, ये भी 5:7 का रेशियो है, ठीक है ना। यानी कि ए या सी में से कोई भी आंसर हो सकता है, बट बी तो नहीं हो सकता। 18 साल पहले, अगर एक आदमी आज 50 का है तो 18 साल पहले कितने का रहा होगा, और 70 साल वाला 18 साल पहले कितने का रहा होगा, तो ये रहा होगा 32 साल का, और ये रहा होगा 52 ईयर्स का। इनका रेशियो जल्दी से बताओ क्या होता है। ये हो गया 16, ये हो गया 26, ये हो गया 8, ये हो गया 13, तो ये रेशियो क्या है 8:13 है, जो कि होना चाहिए। लो जी आंसर मिल गया, ए ऑप्शन। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है कि क्या पता सर सी में भी आ जाइए ये सेम चीज़, तो करके देख लेना, इसमें 18 माइनस कर देना और देखना कि क्या इनका रेशियो 8:13 आ रहा है, और वो आएगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए नहीं आएगा, करके देख लो। वरना 40 - 18 कितना होता है 22, और 56 - 18 कितना होता है 48 और 38, ठीक है ना। 11 आ गया ये, और 19 आ गया ये आ रहा है 11:19, और हमें क्या चाहिए था 8:13, नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन से जल्दी हो गया, ऑप्शन से जल्दी हो गया। तो पहली वाली जो कंडीशन थी 5:7 वाली, वो तो दोनों ने सेटिस्फाई करी, पर जो दूसरी कंडीशन थी कि 18 साल पहले उनकी एज का रेशियो 8:13 था, वो इसने तो सेटिस्फाई करी, बट इसने नहीं करी। और बी ऑप्शन ने तो पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी 5:7 वाली, क्योंकि 7:5 था ये रेशियो। ख़त्म भाई, क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म भाई, क्वेश्चन ख़त्म। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी से कर लेंगे, कुछ टाइम नहीं लगेगा। देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कई बार।
अ बैग कंटेन्स ₹187 इन अ फॉर्म ऑफ 1 रुपी कॉइन, 50 पैसा कॉइन एंड 10 पैसा कॉइन इन द रेशियो 3:4:5। और इनका जो रेशियो है इनके नंबर का कितनी क्वांटिटी है, इनकी जो क्वांटिटी का रेशियो है, सिक्के कितने सिक्के हैं, तो उसका रेशियो है 3:4:5। यानी अगर 1 रुपये के 30 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 40 सिक्के हैं, 10 पैसे के 50 सिक्के हैं। बट सिक्के इतने हैं कि अगर इनको इन अमाउंट को, इसके अमाउंट को टोटल किया जाए तो वो 187 रुपीज़ है। इतने सिक्के हैं कि इनके अमाउंट को टोटल किया जाए तो वो 187 रुपीज़ बन जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ हर टाइप के कितने कितने सिक्के अवेलेबल हैं, हर टाइप के कितने कितने सिक्के अवेलेबल हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका बताता हूँ ऑप्शन से सॉल्व करने का। पहले ऑप्शन से सॉल्व करने वाला बता देता हूँ, ठीक है ना। अब लेट से ए ऑप्शन सही है, पहले तो ये अज्यूम करेंगे कि क्या पता ए ऑप्शन सही हो। तो अगर मैं 1-1 रुपये वाले 102 कॉइन हैं तो ये 102 रुपये बन गए। अगर 50-50 पैसे वाले 136 कॉइन है तो रुपीज़ में कितना हो गया, 136 अपॉन इंटू 0.5, 68 रुपीज़ हो गए। और अगर 170 कॉइन है 10-10 पैसे वाले तो रुपीज़ में कितना हो गया, 17 रुपये हो गया। 17 रुपये, 170 इंटू 0.1। क्या इसका टोटल 187 होता है? आंसर इज यस, होता है। लो जी, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, मिल गया एक ही बार में। ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है ना, बाकी दोनों गलत। तो ऑप्शन से इस तरीके से कर सकते हो, आसान तरीका है, जल्दी हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि सर एक बार बताओ कि नॉर्मल तरीके से करना हो तो कैसे होगा, तो क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स बी 3x, 3:4:5 के रेशियो में है ना, तो लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन बी 3x, लेट द नंबर ऑफ 0.5 रुपी कॉइन्स बी 4x, and let the number of 0.1 रुपी कॉइन, 0.10 रुपी कॉइन बी 5x, ठीक है ना। तो हमें 3x प्लस 4x प्लस 5x कितना है ये तो नहीं पता, टोटल कॉइन्स कितने नहीं पता, बट हमें ये पता है कि अगर मैं नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन को 1 रुपये से मल्टीप्लाई करूँ, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन को 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ, और नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन को 0.1 से मल्टीप्लाई करूँ, तो इसका आंसर 187 होगा, ये मुझे पता है। तो 3x इंटू 1 3x हो गया, 4x इंटू 5 2x हो गया, और 5x इंटू 0.1 0.5x हो गया। ये किसके बराबर है, 187 के बराबर है। तो 3 + 2 5 + 0.5 5.5x कितना आ गया, 187 आ गया। तो 187 डिवाइडेड बाय 5.5 कितना होता है, ये होता है 34। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितने हो गए, 3 इंटू 34 3 इंटू 34 विच इज़ 102, 4 इंटू 34 विच इज़ 136, और 5 इंटू 34 विच इज़ 170। लो जी, ए ऑप्शन अगेन आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन अगर मैंने अभी आप लोगों को करने को दिया होता ना, तो गारंटी है आप में से हार्डली 5 या 10% बच्चे ही कर पाते हैं, वो भी हार्डली, ठीक है। आधे बच्चे नहीं कर पाते, आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाते। क्वेश्चन पढ़कर समझकर करने में बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है ना, बट है इजी, है इजी। इस क्वेश्चन को आप सिंपली ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे, आपको पता है कि 1 रुपी कॉइन, 50 पैसा कॉइन और 10 पैसे कॉइन का रेशियो 3:4:5 है। क्या ये 3:4:5 देखने से भी लग रहा है? नहीं, क्योंकि भाई अगर 3:4:5 होता ना तो ये नंबर छोटा होता इस नंबर से, बट ये तो बड़ा है इस नंबर से, तो 3:4:5 तो हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से ये भी 3:4:5 किसी एंगल से नहीं लग रहा है। 3:4:5 एक एंगल से कम लग तो रहे है, क्योंकि ये कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा ये है, उससे थोड़ा और ज़्यादा ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, इस लॉजिक से भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ी अवेयरनेस चाहिए आपको, थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए, और कुछ नहीं। बताओ जी, समझ आ गया? आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी। सर ओके, तो मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, सबको समझ आ गया तो चलिए। रब कर दे भाई, रब कर दे, रब रब रब। द पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया कल्चर डबल्स इन नंबर एवरी 12 मिनट्स। हर 12 मिनट में एक बैक्टीरिया जो है वो डबल हो जाता है, डबल,
12 मिनट फिर डबल, फिर 12 मिनट फिर डबल। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 1 आवर टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द बिगिनिंग ऑफ दैट आवर। क्या बोल रहे हैं कि 1 घंटा हमने इस बैक्टीरिया को रखा, लेट से एट द स्टार्टिंग ऑफ 1 आवर एक ही बैक्टीरिया था। 12 मिनट बाद वो 2 हो गए होंगे, और 12 मिनट बाद 2 के 4 हो गए होंगे, और 12 मिनट बाद 4 के 8 हो गए होंगे, और 12 मिनट बाद 8 के 16 हो गए होंगे। 12 + 12 24, 24 + 12 36, 36 + 12 48, 48 + 12 60, यानी कि 1 घंटा ओवर। और कितने हो गए होंगे? 16 के 32। किसका रेशियो पूछ रहे हैं? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ दैट आवर टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द बिगिनिंग ऑफ दैट आवर। कितना हो गया? 32:1। वेरी गुड, सी। ठीक है ना, 32:1, 32:1। आवाज़ ज़्यादा तेज़ है भाई, मैं तो डर गया अभी, इतनी तेज़ आवाज़ है। चलिए, सॉरी सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तो ठीक है, स्पीकर की ज़्यादा तेज़ हो रखी है, तो मैंने उसको कम कर दिया थोड़ा। चलिए, आइए, सी हो गया, समझ आ गया। अच्छा, अगर आपने इस एग्जाम्पल में 1 की जगह कोई और नंबर भी लिया होता है, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द स्टार्टिंग ऑफ द आर बी 2 या 5 या 10, तब भी आपका सेम आंसर आता, कोई डिफरेंट नहीं आता। ठीक है ना, बिल्कुल सेम आंसर आता। बट ये है कि अगर आपने 2 लिया होता तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, तो आपका आंसर क्या था? 64:2, जिसको सिंप्लीफाई करके अगर आप 32:1 कर देते हैं, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे ना, लोएस्ट टर्म्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। द सैलरीज ऑफ ABC आर इन द रेशियो 2:3:5। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द सैलरीज? न्यू रेशियो पूछा हुआ है, तो अभी रुक जाओ। द सैलरीज ऑफ ABC आर इन द रेशियो 2:3:5, ओल्ड रेशियो 2:3:5 है। इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 10%, 15, 10 एंड 20% आर अलाउड रिस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यू सैलरीज? अब ये जो ABC हैं, लेट से इनकी सैलरी जो है वो 2x, 3x और 5x है, और इनका जो इंक्रीमेंट है वो 15%, 10% और 20% का हो रहा है। तो आफ्टर इंक्रीमेंट बताओ इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 10% ऑफ 2x, आफ्टर इंक्रीमेंट ये हो जाएगी 3x प्लस, सॉरी ये 15 होगा, 15 है ना पहला, प्लस 15% ऑफ 2x, ये हो गई न्यू सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। फिर दूसरे वाले का 10% इंक्रीमेंट हुआ तो 3x प्लस 10% ऑफ 3x, और आखिरी वाले का 20% का इंक्रीमेंट है तो 5x प्लस 20% ऑफ 5x, ये सैलरी आ गई आफ्टर इंक्रीमेंट। तो 15% ऑफ 2x इज 0.3x, और 2x प्लस 0.3x इज 2.3x। करके देख लेता हूँ, 2 × 0.15 इज 0.3, ठीक है। फिर 10% ऑफ 3x इज 0.3x, तो 3.3x हो गया ये, और 5x प्लस 20% ऑफ 5x, तो 5x का 20% होता है x, 1x, 1x प्लस 5x कितना हो गया? 6x हो गया। तो इनका रेशियो क्या आ गया? 2.3:3, 3.3:6। बट हमें पॉइंट अच्छे नहीं लग रहे, तो तीनों को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 23:33:60। दिस इज योर आंसर। बताओ जी, समझ आ गया? ओके, सबको आ गया? तो क्या आवाज़ थोड़ी ज़्यादा कम हो गई यार, सुनाई नहीं दे रही। चलो अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन। अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो दैट, एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया इस तरीके से, क्या? सो दैट हिज सन्स शेयर टू हिज वाइफ शेयर एंड द वाइफ शेयर टू हिज डॉटर शेयर आर बोथ इन द रेशियो 3:1। एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी को सन में और वाइफ में डिवाइड किया, और डॉटर में भी डिवाइड किया। सन, वाइफ और डॉटर 3 लोगों में डिवाइड कर दिया। सन और वाइफ का जो शेयर था वो किस रेशियो में था? 3:1। और वाइफ और डॉटर का जो शेयर था वो भी किस रेशियो में था? 3:1। ठीक है ना। सन क्या लिखा है? द अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन्स शेयर टू हिज वाइफ शेयर
and wife share to his daughter share are both in the ratio 3:1, यानी son share to the wife share भी 3:1 के रेशियो में, wife share to the daughter share भी 3:1 के रेशियो में है. If the daughter gets rupees 10,000 less than the son, daughter को 10,000 रुपये कम मिले हैं son से. If the daughter gets rupees 10,000 less than the son, then the total worth of the property is, बताओ जी total worth of the property क्या रही होगी. तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, सन और डॉटर में वाइफ कॉमन है, तो दोनों वाइफ को इक्वल करते हैं. तो सन इफ टू वाइफ को हम कर सकते हैं, अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 इफ टू 3, और वाइफ इफ टू डॉटर कितना हो गया 3:1, यानी कि सन इफ टू वाइफ इफ टू डॉटर कितना हो गया 9 इफ टू 3:1. तो देखो क्या कह रहा है, सन और वाइफ का जो शेयर है 3:1 के रेशियो में, हाँ जी है. वाइफ और डॉटर का शेयर भी 3:1 के रेशियो में, हाँ जी ये भी है. देख रहा है, क्लियर हो गया, एकदम सही, एकदम साफ. लेट देयर शेयर बी 9x, 3x एंड 1x रिस्पेक्टिवली. तो टोटल शेयर हमें फाइंड आउट करना है. ये भी बोल रहा है कि सन और डॉटर के शेयर का जो डिफरेंस है वो 10,000 रुपये का है. सन और डॉटर का जो शेयर है, इसका जो डिफरेंस है वो 10,000 रुपये का है, यानी 8x, अरे 8 ज़्यादा ऊपर आ गया, 8x कितना हो गया 10,000 हो गया. तो x कितना हो गया 10,000 अपॉन 8, 10,000 डिवाइड बाई 8 विच इज़ 1250. तो x की जगह 1250 डाल दो यहाँ पर और आंसर आ जाएगा. देखो 9 + 3 12 + 1 13x. तो क्या करो 13 इंटू 1250 कर दो, जल्दी आ जाएगा. 13 इंटू 1250, ये आ गया 16,250. ठीक है ना, 16,250 इज ऑप्शन ए. जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, समझ आ गया? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो. यस सर. ओके, वेरी गुड भाई, वेरी गुड. तो देखो ये वाले क्वेश्चंस होते इजी हैं, बट लैंग्वेज में इश्यूज आते हैं. एक बार क्वेश्चन पढ़ते हो नहीं समझ आता है, फिर ये लिखा क्या है समझ ही नहीं आ रहा है, क्या 3:1, अजीब, मतलब लैंग्वेज में दिक्कत आती है. मेन जो दिक्कत है लैंग्वेज की, ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करेंगे. मैं क्लास में कराता हूँ, मैंने आपको बोल रखा है स्टार्टिंग से ही कि क्लास में तो हम सिर्फ समझते हैं चीज़ों को, इन सबको आपको घर जा करके वापस से करना होता है कि रिवीजन हो जाएगा आपका और आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए. अब अगर आप इन सबको नहीं लिखोगे ना नोट्स के अंदर घर पे जा करके, या मतलब क्लास के बाद, तो आपको बहुत इशूज आएंगे एग्जाम के वक्त. एग्जाम के वक्त आपको याद तो रहेगा नहीं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं भाई, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को. एक इंसानी दिमाग है भाई, इंसानी दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है, तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट तो याद आएंगे नहीं, और फिर आपके पास सोल्यूशन भी नहीं होंगे. तो आप बोलोगे यार ना मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे, ना मेरे पास सोल्यूशन लिखे हुए इन चीज़ों के, तो मैं कैसे करूँ? तो उस वक्त आपको बहुत इश्यूज आएंगे फिर. तो इसलिए क्लास के बाद लिखते रहा करो, ये सारी चीज़ों को करते रहा करो साइड बाय साइड. प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी आपका बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा. चलो भाई चलो, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है. ₹1360 have been divided among A, B, C such that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets. B gets 1/4 of what C gets. हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं. हम मतलब आप लोग क्या करते हो, A gets 2/3 of what B gets. क्या A और B को इक्वल मिला है? नहीं. किसको ज़्यादा मिला है? A को मिला है 2/3, किसका? जितना B को मिला है उसका. A को कम मिला है B से. A gets 2/3 of what B gets. इसका ये मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि A को B से कम मिला है. तो क्या A और B को इक्वल मिला है? आंसर इज नो. A को B से कम मिला है, A को B से कम मिला है. अगर आपको ये दोनों साइड्स इक्वल करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको B का शेयर कम करना पड़ेगा या फिर A का शेयर बढ़ाना पड़ेगा. A को कम मिला है B से, ठीक है ना. A को कितना मिला है? A gets 2/3 ऑफ व्हाट B gets. B को जितना मिला है उसको 2/3 A को मिला है, तो A और B को इक्वल नहीं मिला. बट A को अगर हम B का शेयर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो A को इतना तो मिला है, तो A इज इक्वल टू 2/3B, ठीक है ना. B gets 1/4 ऑफ व्हाट C gets. क्या B और C को इक्वल मिला है? आंसर इज नो. B को कितना मिला है? B को मिला है 1/4 जो C को मिला है उससे. B को मिला है 1/4 जो C को मिला है उससे. क्या B और C को इक्वल मिला है? आंसर इज नो. B को बहुत कम मिला है C से, 1/4 हिस्सा मिला है. B को कितना मिला है? 1/4 ऑफ व्हाट C gets. अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो मुझे C का शेयर कम करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होंगे. तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 C हो जाएगा, 1/4 C हो जाएगा, ठीक है ना.
1/4 C हो जाएगा। तो 1 3 6 0 have been divided among A, B, C such that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets. Then the B's share is, बताओ जी B को कितना मिला है, बताओ जी B को कितना मिला है, ये हमको करना है फाइंड आउट। ठीक है ना, हमें क्या पता है A प्लस B प्लस C तीनों को मिला करके 1360 रुपीज़ मिले हैं। 1360 हैव बीन डिवाइडेड अमंग A, B, C, ये लिखा है। ए को कितना मिला है 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स एंड बी को कितना मिला है 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स। ठीक है ना, बी को कितना मिला है 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स। क्लियर है जी। अब सुनो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, ये कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपने इस चीज़ को ऐसे लिखा है तो आपने कहीं ना कहीं इसको ठीक लिखा है, गलत लिखा है, बताओ ज़रा। कहीं ना कहीं आपने इसको थोड़ा गलत लिखा है। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा गलत लिखा है। अब इसको ऐसे नहीं लिखना होता, इसलिए ऐसे नहीं लिखना होता, इसको ऐसे लिखो। ठीक है ना, ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स। अब मुझे एक बात बताइए, मैं क्या बोल सकता हूँ कि b इज़ इक्वल टू 3/2a, बताइए ज़रा। अगर मैं 2/3 को इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो b इज़ इक्वल टू 3/2a, तो मैं a की जगह a लिख रहा हूँ, b की जगह 3/2a लिख रहा हूँ। ठीक है ना, c इज इक्वल टू 4b लिख सकते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो c इज इक्वल टू 4b आ गया। ठीक है ना, और b क्या है 3/2a, b क्या है 3/2a, b क्या है 3/2a, तो c कितना हो गया 4 × 3/2a यानी कि 6a, यानी c की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 6a। ठीक है ना, तो a प्लस 3/2a प्लस 6a इज इक्वल टू कितना हो गया 1360। आपने 2 को एलसीएम ले लिया तो 2a प्लस 3a प्लस 12a इज इक्वल टू 1360 आ गया। तो 12 प्लस 3 15 प्लस 2 17a इज इक्वल टू 1360 इंटू 2 2720। तो a का शेयर कितना आ गया 2720 डिवाइड बाई 17 160। ए को कितना मिला है 160। बी को कितना मिला है, फाइंड द बीज शेयर, फाइंड बीज शेयर। बी को कितना मिला है, बी को कितना मिला है, बी को कितना मिला है, कहाँ लिखा है भाई, बी को मिला है 3/2a, बी को मिला है 3/2a, तो बी का कितना आ गया 3/2a, तो ये हो गया 160 × 3 डिवाइड बाई 2 240। तो बी का शेयर आ गया कितना 240, बी का शेयर आ गया कितना 240। बताओ जी समझ आया क्वेश्चन, बोलो भाई बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है ना, ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स, ए और बी को इक्वल नहीं मिलता, ए को कम मिलता है बी से, ए को अगर कम मिलता है बी से और मुझे दोनों को शेयर इक्वल करना है तो मुझे बी को 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके के इक्वल होगा। बी को मिलता है 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स, तो अगर मुझे दोनों का शेयर इक्वल करना है या तो बी को 4 से मल्टीप्लाई करो तो सी के शेयर के बराबर आएगा, या सी को 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो वो बी के बराबर आएगा। तो मुझे ए और बी की वैल्यूज़ मिल गई। फिर मैंने बी की वैल्यू निकाल ली फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, वो आई 3/2a, और मैंने बी की जगह पुट कर दिया, इस वाले बी की जगह पुट कर दिया। फिर मैंने देखा कि भाई थर्ड इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन से b इज इक्वल टू 1/4c, वी कैन से दैट c इज इक्वल टू 4b। ठीक है ना, c इज इक्वल टू 4b, यानी c इज इक्वल टू 4 × b की वैल्यू क्या है 3/2a, तो ये 6a आ गया, तो मैंने c की जगह लिख दिया 6a। तो a प्लस 3/2a प्लस 6a 1360 है। एलसीएम लेकर के a की वैल्यू निकाली, और फिर मैंने क्या देखा a और c, मुझे b का शेयर निकालना था बेसिकली, फाइंड देन b's शेयर इज। तो मैंने देखा कि a और b का कहाँ पे लिंकेज आ रहा है, तो a और b का जो लिंकेज है वो यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पर a और b का लिंकेज यहाँ पे आ रहा था। तो b इज इक्वल टू 3/2a था, b इज इक्वल टू 3/2a, मेरे पास a की वैल्यू 3, a की वैल्यू थी 160, तो b इज इक्वल टू 3/2 × 160 240 आ गया। ठीक है जी, हो गई बात क्लियर। यस सर। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सूटेबल रेशियो, द सूटेबल रेशियो इज द रेशियो whose term differ by 40 and measure of it of which is 2/7।
ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, अभी इसमें थोड़ा ये होमवर्क नहीं है, ये आप नहीं कर पाओगे, इसमें आपको मुझे टर्म समझाने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इतना टाइम है नहीं, मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी आज ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। हरी का पुराना वेट गिवन है और उसने अपना वेट रिड्यूस किया है इन सम रेशियो, तो उसका न्यू वेट क्या होगा, तो न्यू वेट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, b इंटू ओरिजिनल वेट अपॉन a, ठीक है ना। तो 6 इंटू 50 6.7 अपॉन 7 आपका आंसर आ जाएगा। होमवर्क, द एजेस ऑफ a एंड b आर इन द रेशियो 3:1। a और b की जो एज है इनका रेशियो कितना है 3:1, 3:1 यानी कि 30 और 10 साल के भी हो सकते हैं, 60 और 20 साल के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी रेशियो हो सकता है, मतलब रेशियो तो 3:1 है, एज कुछ भी हो सकती है। 15 ईयर हेंस, 5 साल बाद, द रेशियो विल बी 2:1। आफ्टर 15 ईयर्स a:b की जो एज है इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। द प्रेजेंट एजेस आर, अच्छा देखो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 3:1। क्या ये 3:1 का रेशियो बनता है, हाँ। क्या ये बनता है, हाँ। क्या ये बनता है, हाँ। क्या ये बनता है, हाँ। इन सभी में 15 ऐड करो, 30 में 15 ऐड करो 45 होगा, और 10 में 15 ऐड करो तो 25 होगा। क्या ये 2:1 बनता है, नहीं, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। 45 में 15 ऐड करो 60, और 15 में 15 ऐड करो 30, का ये 2:1 बनता है, आंसर इज यस। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ गया जल्दी, ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं भाई, ऑप्शन से ही एग्जाम में आपको भी करना है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 3:2। एक स्कूल है जिसमें बॉयज़ इज टू गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2 है। इफ़ 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, ठीक है ना, 20% लड़के और 25% लड़कियाँ स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डज नॉट गेट द स्कॉलरशिप, तो कितने बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल बी 100। कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज़ कितने हैं 60 और गर्ल्स कितनी है 40, 3:2 का रेशियो है। 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। स्कॉलरशिप कितने बच्चों, कितने बॉयज़ को मिलते हैं 20%, 60 का 20% होता है 12। कितनी गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है 25%, 40 का 25% होता है 10, यानी टोटल कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है 22 बच्चों को, 12 + 10 22 आउट ऑफ 100। तो कितने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती 78। 78 100 का कितना परसेंट होता है 78% होता है। देन द व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डज नॉट गेट द स्कॉलरशिप, तो आपका जो आंसर है किसमें है परसेंटेज में है, ठीक है ना, क्योंकि लिखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट गेट द स्कॉलरशिप, 56%, 70%, 78% या 80%। तो हमारा कितना आ रहा है 78/100 इंटू 100 है 78%। तो 78% बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। बताओ जल्दी बताओ, क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। ओके, 76 क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे। अच्छा एक मिनट, एक चीज़ बताना मुझे, आपको क्या वो वाला कॉन्सेप्ट याद है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट वाला। यस सर। यस सर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते थे याद है, टोटल कॉस्ट एट हायर यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट एट लोअर यूनिट्स अपॉन हायर यूनिट्स माइनस लोअर यूनिट। याद है वाला फॉर्मूला, बताओ जल्दी बताओ। नो सर, नो सर। मैंने कराया है ना आप लोगों को, किसी को तो याद होगा। यस सर, कराया। कराया ना, अगर ये फार्मूला आपने करा हुआ है, ये फार्मूला मैंने कराया है, मुझे इतना तो याद है आप लोगों को कराया है, बिल्कुल इसी फार्मूला पे बेस्ड है 76 क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये वाला फार्मूला हमने इक्वेशंस वाले चैप्टर में किया था, ये भी याद है मुझे, इक्वेशंस वाले चैप्टर में किया था, ठीक है ना। तो अगर तो आपको फार्मूला याद है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, वरना मैं अगली क्लास में कराऊंगा इसको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं थोड़े अटपटे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, एक छोड़ दिया 76, एक छोड़ दिया 72, ठीक है ना। और 77 वाला जो क्वेश्चन है ट्रिक से होता है, अगर आपको वो ट्रिक याद है तो आप ये कर पाओगे, नहीं याद तो नहीं कर पाओगे। और ये ट्रिक हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर में पढ़ी थी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर में पढ़ी थी, जहाँ पे मैंने 1% यहाँ पे लिखा था, 1% यहाँ पे लिखा था, 1% यहाँ पे लिखा था, इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा था, इन दोनों परसेंटेज का मैंने डिफरेंस यहाँ पे लिखा था, और ये जो मेरा रेशियो था ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर था, याद है।
बोलो भाई बोलो। सर रिपीट करना एक बार। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ₹24,000 इफ या 48,000 इफ इन्वेस्टेड इन 2 parts. On the first part he gets interest at 10% per annum, on the second part he gets interest at 6% per annum, and the total interest he received is 7.5% per annum. Find the ratio in which the investment was made. याद आ रहा है? मैं काम करता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ तो याद आ जाएगा, ऐसे तो याद नहीं आ रहा क्योंकि तुम नालायक बच्चे हो, रिवाइज करते नहीं हो। 86 टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, योगेश इन्वेस्टेड 40,000 in 2 parts. On the one part he gets interest at 10%, while on the other part he gets 6%. If his income on the total investment is 7.5%, the 2 parts are in the ratio. याद है क्वेश्चन कैसे किया था? यस सर। बिल्कुल इसी ट्रिक से वो वाला क्वेश्चन होगा जो भी हम देख रहे थे, एग्जैक्ट सेम ट्रिक से। ठीक है ना, तो मैं आपको हिंट दे दिया बहुत बड़ा, अब आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है वो वाला। ठीक है ना, क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, उसकी टेंशन नहीं है, पर ट्राई करना है आपको। अरे भाई कहाँ कहाँ अटक गए तुम? ओहो ज़्यादा तनाव आ जाता है ना जब इसके ऊपर, तो ऐसे ही है ना, धोखाधड़ी कर देता है। आइए, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है ना, 77 आपको खुद ट्राई करना है, और 78 क्वेश्चन, 79th क्वेश्चन और 80th क्वेश्चन तो मैंने करा दिया। ये आपके 5 क्वेश्चन होमवर्क है आज। 77, 78, 79, 80 हो चुका है, 76 एंड 72 ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। आपको ये 5 क्वेश्चन होमवर्क वाले करके आने हैं। पहले इसको डिस्कस करेंगे हम लोग और फिर अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। क्या ऐड कर देना। हाँ ठीक है, ओके बाय।